अच्छा, जैसे मैंने कहा कि आज का जो हमारा वेबिनार है वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में। कि इसमें हमें रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, कितने टाइप्स की होती है, और किस तरीके से हम अपने जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी में, वो चाहे हमारे थीसिस के हवाले से हो, चाहे हमें जो है हम कोई पेपर लिख रहे हो, तो उसमें किस तरीके से हमें जो है हेल्प आउट करती है, और हमें कौन कौन से जो है अपने रिसर्च के मुताबिक हमें जो रिसर्च मेथोडोलॉजी चूज करनी चाहिए। अच्छा, मैं इसको जो है स्लाइड स्क्रीन पे कर देती हूँ ताकि जो है इसलिए नजर आ जाए। लास्ट टाइम भी slide। आप स्लाइड मेरी क्लियर नजर आ रही होगी ना? अच्छा, रिसर्च सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि रिसर्च क्या है। ठीक है ना? हम जब स्टूडेंट लेवल पे होते हैं तब हमें ये चीजें बड़ी मुश्किल हो रही होती है कि रिसर्च, कोई कहता है कि जो अब हमें रिसर्च करनी है। ठीक है, तो उसमें हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए रिसर्च इज द क्विज फॉर नॉलेज थ्रू डिलिजेंट सर्च। और ये जो है डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन है जो उन्होंने जो है रिसर्च के हवाले से ऐड की है। ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन और एक्सपेरिमेंटेशन एम्ड एट द डिस्कवरी एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यू नॉलेज। रिसर्च, ठीक है ना? रिसर्च के नाम में ये है कि हम कोई भी चीज, देखिए दुनिया में हर चीज जो है एक मौजूद है। ठीक है ना? जैसे आसमान पर तमाम सितारे, सैयारे सब मौजूद है, लेकिन उसको क्या, हमें क्या करना है? सर्च करना है। हम उसको सर्च कर रहे होते हैं। दुनिया में जितनी भी चीजें मौजूद है वो कहीं ना कहीं से हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हम उसको जो है सर्च सर्च करते हैं, फिर वो एक न्यू इन्वेंशन में वो चीज जो है उसके उसके फिर कार्यकार में वो चीज आ जाती है। ठीक है कि अच्छा वो चीज हमने सर्च कर ली, ढूंढ ली, वो चीज मौजूद तो जो है पहले से थी। ठीक है, इसी तरीके से रिसर्च है कि हम जिस चीज पर भी जो है रिसर्च कर रहे हैं, वो चाहे आपकी इंजीनियरिंग की फील्ड हो, वो चाहे बायोमेडिकल की फील्ड हो, वट कोई भी फील्ड हो, उसमें वो आइडिया, वो कॉन्सेप्ट तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम उसको जो है रिसर्च करके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से फिर उसको जो है वर्ल्ड वाइड सामने लेकर आते हैं। ठीक है ना? हम उसको अपने तरीके से उसमें उसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसको हम उसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। मे बी हमारे एक्सपेरिमेंट जो हमारे प्रीवियस लोगों ने किए उससे उनसे चेंज हो। ठीक है ना? तो फिर लेकिन हम उसमें अपने हिसाब से जो है रद्द बदल करके उसमें जो है मॉडिफिकेशन करके फिर हम उसको नए तरीके से जो है इंटरप्रीट करके उसके रिजल्ट्स फिर हम जो है सबके सामने पेश करते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रिसर्च। री मीन्स अगेन, और सर्च मीन्स ढूंढना, फाइंड आउट एनीथिंग। ठीक है, तो रिसर्च की जो है बेसिक एग्जाम्पल, एक बेसिक डेफिनेशन ये होती है। ठीक है, अच्छा, अब रिसर्च मेथोडोलॉजी बेसिकली क्या होती है? रिसर्च मेथोडोलॉजी इज अ सिस्टमैटिक वे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। एक्सक्यूज मी मैम। जी आई जी। थिंक वी शुड वेट फॉर 2 मिनट्स, अजान हो रही हैं तो थोड़ा अच्छा, वेट ठीक कर है लें 2 मिनट। ठीक है ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच।
जी साउंड इसलिए नहीं आ रही थी जुल्फ़ाकार साहब के वो अजान की ब्रेक लिया हुआ था, इसी वजह से मैंने माइक जी मैडम अभी आ रही है। जी 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 अब आ रही होगी यकीन है, मैंने अपने आप को अनम्यूट किया। जब अजान खत्म हो जाए ना तब की तरफ तो मुझे बता दीजिएगा, मैं वेट करूँ। जी मैडम स्टार्ट करें, अजान मुकम्मल हो गई है यहाँ पे। बहुत शुक्रिया। लाइट नजर आ रही है आप लोगों को? हाँ, जी जी आ मैम रही होगी, स्लाइड आ नजर रही आ है। रही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, रिसर्च मेथोडोलॉजी की मैं बात करी, ठीक है। रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है? इज अ सिस्टमेटिक वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम क्या है? जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन है, हम जिस चीज पर रिसर्च करने जा रहे हैं, या जो हमने आइडिया या कॉन्सेप्ट हमने जो है अप्रोच किया है, ठीक है ना, दिस इज अ प्रॉब्लम। उसको किस तरीके से हमें सिस्टमेटिक वे में जो है सॉल्व करना है, दिस इज कॉल्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी। इट इज द साइंस ऑफ स्टडिंग हाउ रिसर्च इज टू बी कैरीड आउट। ये पूरी एक साइंस है कि किस तरीके से हम जो है, क्योंकि देखिए रिसर्च मेथोडोलॉजी के डिफरेंट डिफरेंट जो है स्टेप्स होते हैं, यानी कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम मिडिल स्टेप फर्स्ट कर लें या हम मिडिल स्टेप को लास्ट में कर लें या फर्स्ट स्टेप को लास्ट में करें। हमें बिल्कुल शुरू से ही अपने स्टेप बाय स्टेप उसको लेकर चलना होता है, ठीक है। आगे हम इसको जो है डिस्कस करेंगे कि इसके फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, व्हाट इज द डिफरेंट स्टेप्स, ठीक है ना। इसके बाद के the procedure by which researchers go about their work of describing, explaining and predicting phenomena, ठीक है ना। वो किस तरीके से, क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी इज अ कहना चाहिए कि इज अ की पॉइंट ऑफ योर रिसर्च। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी आपके जो है तमाम जो है रिसर्च को डिफाइन करती है कि इसमें आप क्या काम करने जा रहे हैं, क्या चीज आप उसमें जो है इन्वेंट करने जा रहे हैं, या क्या चीज आप उसमें जो है कोई चीज नॉवेल्टी में आप कुछ उसमें जो है लेकर आना चाह रहे हैं। तो वो आपके पूरे काम को जो है डिस्क्राइब करेगी, एक्सप्लेनेशन भी आपकी उसी में होगी कि आपने किस तरीके से जो है अपने काम को जो है वहां पर जो है कंप्लीट किया है, फुलफिल किया, ठीक है। एंड प्रिडिक्ट, इसकी जो है प्रिडिक्शन के आगे आपने वो काम किस तरीके से आपने अपना काम कहाँ पर स्टॉप किया, उसके बाद जो है फिर आपने वहां पर अपने किस तरीके से काम उसको जो है वहां पर स्टॉप कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के? बेसिकली हम क्यों क्यों रिसर्च मेथोडोलॉजी लिखते हैं या इसकी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है, ये जो है इसके ऊपर बाकायदा जो है लोग इसको सीखते हैं कि हाउ टू राइट द रिसर्च मेथोडोलॉजी, इसके कौन कौन से स्टेप्स होने चाहिए। To provide with adequate level of information to plan, conduct, analyze, interpret, and write up research and contribute to evidence-based medical practice, ठीक है ना। ये हमें जिसमें मैंने कहा ना कि इसमें इसी में हम पूरा प्लान करते हैं कि कंडक्ट, जाहिर बात है ये पूरा आपका जो है प्रोसीजर मेथड होता है, ठीक है। इसमें हम जो है फिर इसको हम एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं एंड राइट अप रिसर्च करते हैं कि किस तरीके से हमने लिखा, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें ये टू इक्विप विद नेसेसरी स्किल्स टू अंडरस्टैंड क्रिटिकली इवैल्यूएट डेटा। मतलब शायद किसी का माइक ऑन है, की आवाज आ रही है, ये नाजिया अकबर नसीका, आपका माइक ऑफ था। अली मुर्तजा अंसारी, आपका माइक ऑन है, प्लीज आप लोग अपने माइक ऑफ रखिए ताकि जो है मुझे डिस्टर्ब ना हो, थैंक यू। To equip with necessary skills to understand, critically evaluate and interpret the published medical literature, ठीक है ना। कि किस तरीके से हम इसमें जो हमारे पास ऑलरेडी जो पब्लिश पेपर हो चुके हैं उसको हम किस तरीके से इसमें जो है एड ऑन कर रहे हैं, किस तरीके से उसको हम जो है क्रिटिकली जो है इवेल्युएट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो है डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास जो है रिसर्च होती है, ठीक है ना। जिसे हम कहते हैं कि जो है हम
बहुत सारे, जैसे मैंने कहा ना कि मेडिकल फील्ड में की रिसर्च अलग होती है, बायो इंजीनियरिंग फील्ड की अलग होती है, फार्माकोलॉजी की अलग तरीके से हो रही होती है, तो डिफरेंट टाइप्स के। हम सब पूरी दुनिया में एक ही टाइप की जो रिसर्च नहीं करते, रिसर्च में डिफरेंट टाइप्स होती है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये इसकी जो है डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल, second one is applied versus fundamental, third one is quantitative versus qualitative, fourth one is conceptual versus empirical। ठीक है ना। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मींस क्या होता है, इंक्लूड सर्वेज एंड फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स, जिसमें हम जो है डिफरेंट जो है इसमें हम डिफरेंट सर्वेज कर रहे होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर औकात स्टूडेंट्स बीएस लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, या हमारे पास एमएस लेवल के जो बच्चे होते हैं स्टूडेंट लेवल पर, वो ज्यादातर जो है जैसे सर्वे रिपोर्ट लिखती है, ये जो न्यू बेसिक रिसर्च कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो वो जो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है। इट यूजेस descriptive studies in which researchers seeks to measure characteristics like shopping behavior। वो डिफरेंट टाइप्स के, जैसे हम लोग जो है डिफरेंट मॉल्स में जाते हैं अक्सर, तो वहाँ पे उनका जो है सर्वे हो रहा होता है, या वेबसाइट पर भी आजकल आजकल तो हमें डिफरेंट टाइप्स की ईमेल्स भी मिल रही होती हैं डिफरेंट रिसर्च के हवाले से ना, कि ये फॉर्म फिल कर दें, सर्वे फॉर्म भर दें। तो दिस कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव, ठीक है ना, जिसमें शॉपिंग बिहेवियर है, प्रेफरेंसेस है, एक्सेट्रा। जनरली सर्वे मेथड्स आर यूज्ड फॉर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। उसके बाद हम देखते हैं एक रिसर्च होती है, उसे हम कहते हैं एनालिटिकल रिसर्च। इंक्लूड यूज ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल एंड एनालाइज दिस टू मेक अ क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द मटेरियल। ठीक है ना। जो फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन हम उसको जो है क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हैं, उसको हम जो है जज करते हैं, हम देखते हैं कि अच्छा ये काम जो हमने किया वो जैसे हम जो है अपना रिव्यू आर्टिकल लिख रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और रिसर्च होती है, मैंने कहा कि फंडामेंटल वर्सेस अप्लाइड। फंडामेंटल रिसर्च इज कंसर्न विद जनरलाइजेशन एंड विद द फॉर्मुलेशन ऑफ द थ्योरी। इसमें हम जो है बाकायदा एक जो है थ्योरी को जो है प्लान करते हैं, इसको जो है फॉर्मुलेट करते हैं। फिर उसके बाद रिसर्च कंसर्निंग सम नेचुरल फिनोमिना और रिलेटिंग टू प्योर मैथमेटिक्स आर एग्जांपल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है ना, इसमें हम मैथमेटिक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बायोस्टैटिस्टिक्स को जो है यूज कर रहे होते हैं। Its basic aims is finding information that has a broad base of application। ठीक है ना, हम कोई भी जैसे एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसको हम किस तरीके से वहां पर जो है उसमें करते हैं। अभी अभी मैं आपको इसकी जो एग्जाम्पल से बताऊँ। अच्छा, इसके बाद है अप्लाइड रिसर्च एम्स एट फाइंडिंग अ सॉल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम फेसिंग अ सोसाइटी। ठीक है ना, जो हम अप्लाई करते हैं, अप्लाइड रिसर्च मीन्स जो भी काम हम अपने जो है सोसाइटी में, अपने जो है एनवायरमेंट में उसको अप्लाई कर सकें। ठीक है ना, और जो बिल्कुल करंट या इमीडिएट प्रॉब्लम हो जो हमारी सोसाइटी फेस कर रही हो, जैसे आजकल जो है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की बहुत ज्यादा जो है हम बात करते हैं, तो अगर उसके ऊपर हम कोई जो है रिसर्च कर रहे हैं, हम जैसे प्लांट्स के ऊपर, या कौन से प्लांट्स हमें लगाने चाहिए, और किस तरीके की हमें प्लांटेशन करनी चाहिए, तो उसे हम कहेंगे अप्लाइड रिसर्च। ठीक है ना, ताकि क्यों वो रिसर्च हो कहीं पर अप्लाई कर सके। मार्केटिंग रिसर्च है, ट्रेंड एनालिसिस और एग्जाम्पल ऑफ अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, ये किस तरीके से, अच्छा ये एक छोटा सा एक दिया था मैंने, इसमें बेसिक रिसर्च वर्सेस अप्लाइड रिसर्च। ठीक है ना, बेसिक रिसर्च मैंने कहा जैसे फंडामेंटल रिसर्च इज कॉल्ड अ बेसिक रिसर्च। ठीक है, तो एक्सपेंड्स करंट नॉलेज। बेसिक रिसर्च में हम क्या कर रहे होते हैं, हम उसमें जो है करंट जो हमारे पास नॉलेज है उसी को हम एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, लेकिन अप्लाइड रिसर्च में हम क्या करते हैं, सॉल्व पर्टिकुलर लाइफ प्रॉब्लम्स, हम उसको जो है अप्लाई करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, वो रिसर्च हमारी ऐसे नहीं होती कि अच्छा तो बस किताबी रिसर्च नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है। थियोरेटिकल एंड एक्सप्लेनेटरी इन नेचर। ठीक है ना, वो जो है आपके पास उसकी जो है थ्योरी मौजूद होती है, बट अप्लाइड रिसर्च का मैंने कहा ना कि इसमें हम प्रैक्टिकल एंड डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। ठीक है ना, इसमें हम जो है प्रैक्टिकल इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। वाइडर स्कोप होता है इसका बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च का, जबकि अप्लाइड रिसर्च का मोर स्पेसिफिक स्कोप। ठीक है ना, ज्यादा जगहों पर उसको हम जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, बेसिक रिसर्च में लेस एसोसिएटेड विद टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये जो है बेसिकली ये जो है थियोरेटिकल बेस होती है, इसमें इतना ज्यादा जो है कोई टेक्नोलॉजी
कोई एआई कोई ऐसी न्यू एडवांसमेंट जो है एड ऑन नहीं होती है, बट अप्लाइड रिसर्च जो होती है वो उसमें हम जो है डिफरेंट टाइप्स के जो है रिसर्च टूल्स इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट एआई की आजकल हम लोग हेल्प हेल्प ले रहे होते हैं, ठीक है, तो एसोसिएटेड विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा, इसके अलावा इसमें क्या है कि जो अपने पास फंडामेंटल रिसर्च होती है प्रिडिक्ट्स फ्यूचर फिनोमेना, ठीक है ना, कि हम फ्यूचर में ये चीज होने वाली है, या फ्यूचर में इस तरीके का जो है इन्वायरमेंट होगा, ये होगा, उसको हम जो है खाली बस उसमें जो है प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। बट अप्लाइड में हम क्या करते हैं, क्रिएट सोल्यूशन और प्रिवेंशन फॉर फ्यूचर प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी जो है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की बात की, अगर कोई भी स्टूडेंट उसके ऊपर रिसर्च कर रहा है, ठीक है, तो वो उसमें देखेगा कि हम आगे जाकर किस तरीके से जो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन को जो है डिक्रीज कर सकते हैं, या कैसे कौन सा जो है हम सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं जो आगे जाकर हमने जो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन से प्रिवेंट करेंगे, ठीक है ना। तो वो फ्यूचर प्रॉब्लम्स को हम उसमें जो है अप्लाई करेंगे। इसके अलावा इसमें जो है क्यूरियोसिटी ड्रिवन होता है, इसमें क्लाइंट ड्रिवन होता है। क्लाइंट ड्रिवन मीन्स के जो है हम इसमें जो है किसी भी एक जो है एक अपना जो है टारगेट अचीव कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, लेस कनेक्टेड विद इकोनॉमिक्स, मैंने कहा कि इसमें जो है इतना ज्यादा आपका जो है बजट इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन अप्लाइड रिसर्च में जहाँ पे आप डिफरेंट जो है रिसर्च टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, डिफरेंट अपनी जो रिसर्च लैब में काम कर रहे हैं, तो वहाँ आपके पास जाहिर सी बात है कि जो है इकोनॉमिकल उसका जो है काफी जो है इनपुट मौजूद होता है। लेस ऑफन अपेयर इन एकेडमिक पब्लिकेशन, क्योंकि इसमें देखें अप्लाई बेसिक रिसर्च में या फंडामेंटल रिसर्च में कोई न्यू या कोई जो है नॉवेल्टी पेश नहीं की जाती है, उसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता कि उसको जो है रिसर्च पेपर में या फिर रिसर्च पब्लिकेशंस में जो है बहुत ज्यादा जो है उसको अप्रिशिएट किया जाए, ठीक है ना। बट ये कि जो अप्लाइड रिसर्च होती है वही हम जो है ज्यादातर उसको जो है एकेडमिक पब्लिकेशंस की तरफ लेकर जाते हैं। इसके बाद जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है रिसर्च का वो होता है क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव, ठीक है। ये हम लोग अक्सर जो है सुन रहे होते हैं कि जो है क्वांटिटेटिव क्या है या फिर क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है आपकी, क्वांटिटेटिव रिसर्च इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी और अमाउंट, ठीक है ना। क्वांटिटेटिव जैसे नाम से जाहिर है कि क्वांटिटी, हम इसमें जो है क्वांटिटेटिव या क्वांटिटी और अमाउंट को जो है मेजर कर रहे होते हैं। इट इज एप्लीकेबल टू फिनोमेना दैट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल क्वेश्चनरी सर्वे रिजल्ट्स, ठीक है ना, जिसमें हम डिफरेंट, मैंने कहा ना कि डिफरेंट डिफरेंट हम जो सर्वे कर रहे होते हैं, डिफरेंट ऐसे जो है क्वेश्चनरी फिल कर रहे होते हैं, ऑल आर क्वांटिटेटिव। इसमें हम नंबर्स के जरिए जो है रिसर्च को अपनी काउंट कर रहे होते हैं। 100 सैंपल हमने जो है 100 हमने फॉर्म्स कलेक्ट कर ली। इसके अलावा क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, इस कंसर्न विद क्वालिटेटिव फिनोमेना लाइक रिलेटिंग टू और इन्वॉल्विंग द रीजंस और मोटिव्स फॉर ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है ना। इसमें फिर हम जो है थोड़ा सा उसमें देखते हैं कि अच्छा, इसमें जो है सिर्फ नंबर्स काउंट नहीं होते हैं, इसमें आपकी जो है क्वालिटेटिव एनालिसिस काउंट होता है कि इसमें क्या चीजें इन्वॉल्व थी, जैसे क्या रीजंस थे जो उन जो है ह्यूमन बिहेवियर्स को जो है चेंज करने का बायस बने। फॉर एग्जाम्पल जैसे वर्ड्स वर्ड एसोसिएशन हो गया, टेस्ट हो गए, डिफरेंस सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है ना। ये मैंने एक छोटा सा ऐसा ये किया था, ठीक है, कि जिसमें हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च पे थोड़ा सा देख रहे हैं कि इसमें क्या फर्क है। फोकस इसमें हम जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं तो फोकस इसमें हम करते हैं एक्सप्लोरिंग आइडियाज और फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस या थ्योरी, ठीक है। इसमें हम जो है डिफरेंट आइडियाज को जो है अपना डिस्प्ले कर रहे होते हैं या हाइपोथेसिस या थ्योरीज पे बात करते हैं। क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या करते हैं, टेस्टिंग हाइपोथेसिस और थ्योरीज, ठीक है। अच्छा, इसमें हम एनालिसिस किस तरीके से करते हैं, समराइजिंग करते हैं, कैटेगराइज कर रहे होते हैं, इंटरप्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसमें हम क्वांटिटेटिव में क्या करते हैं, मैथ्स और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, क्योंकि इसमें हम नंबर्स को जो है काउंट काउंट कर रहे होते हैं। लेकिन क्वालिटेटिव में क्या है, उसको हम जो है अपने वर्ड्स में उसको हम जो है समराइज कर रहे होते हैं, उसका हम जो है एक कहना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में इसको हम लेकर आते हैं। अच्छा, एक्सप्रेस इन वर्ड्स, क्योंकि मैंने कहा ना क्वालिटेटिव में क्या है कि हम उसमें जो है नंबर्स नहीं नहीं दे सकते, उसमें हम जो है बहुत ज्यादा वर्ड्स को या फिर बहुत ज्यादा जो है इसमें डिफरेंट फैक्टर्स को हम उसमें जो इन्वॉल्व करते हैं। तो उसमें बेसिक वर्ड्स के जरिए आपकी जो है एक्सप्रेशन हो रही होती है।
लेकिन क्वांटिटेटिव में क्या होता है, इसमें नंबर्स है, ग्राफ्स है, टेबल्स है, और इसमें वर्ड्स कम होते हैं आपके पास। सैंपल जो है, जैसे हम अपना सैंपल साइज जो हम चूज करते हैं, आगे हम सैंपल साइज को भी डिस्कस करेंगे कि हाउ टू चूज योर सैंपल साइज इन योर रिसर्च मेथोडोलॉजी। या तो सैंपल साइज क्या है कि जैसे हम क्वांटिटी में फ्यू रिस्पोंडेंट्स होते हैं, ठीक है ना, उसमें अगर आपके पास कम रिस्पोंडेंट्स भी हैं लेकिन उन्होंने जो है ऐसे एग्जैक्ट आपको आपको आंसर्स दिए हैं कि आपका जो है रिसर्च का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो रहा है, तो उसमें आपके पास कम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट भी एक्सेप्टेबल होते हैं। बट क्वांटिटेटिव में क्या होता है, उसमें मैनी जो है रिस्पोंडेंट्स चाहिए होते हैं, क्योंकि इसमें आपको एक नंबर्स की जो है अच्छी खासी क्वांटिटी चाहिए होती है किसी भी ग्राफ्स या टेबल्स को जो है जनरेट करने के लिए। ठीक है, आप कुछ फिगर्स के जरिए एक अच्छा ग्राफ या टेबल जो है जनरेट नहीं कर सकते हैं जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। ठीक है, क्वेश्चन ओपन ओपन एंडेड होते हैं, ठीक है, जिसमें जो है लोगों को बात करने का, लोगों को अपना 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 नजर पेश करने का मौका मिलता है। ठीक है, बट क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, क्लोज एंडेड और मल्टीपल चॉइस होते हैं। आप लोगों ने बहुत से आप में से लोगों ने शायद, आई होप कि ये ऐसे कैसी जो है फॉर्म वगैरह फिल किया होगा लाइफ में, अपने स्टूडेंट लाइफ में भी, या करवाए होंगे, ठीक है ना, जिसमें हम जो है डिफरेंट सर्वेस कर रहे होते हैं, तो वो क्लोज एंडेड होते हैं, सिर्फ आपको यस या नो पे टिक करना होता है बस, या फिर मल्टीपल चॉइसेस होती है, उसमें आपको अपनी तरफ से कोई भी चीज जो है ऐड ऑन करने की जो है, आप उसके लिए जो है अलाउ नहीं होता है, ठीक है ना, परमिट नहीं होते। कैरेक्टराइज बाय इसमें जो है अंडरस्टैंडिंग कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ये चीजें इसमें जो है मौजूद होती है। इसके बाद एक और रिसर्च की टाइप होती है जिसे हम कहते हैं कंसेप्चुअल वर्सेस एम्पेरिकल। कंसेप्चुअल रिसर्च बेसिकली क्या होता है, इज रिलेटेड टू सम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और थ्योरी। कॉन्सेप्ट, इसमें जो है हम एक कॉन्सेप्ट लेते हैं किसी भी एब्स्ट्रैक्ट से या थ्योरी से, ठीक है, इट इज जनरली यूज्ड बाय philosophers एंड थिंकर्स टू डेवलप न्यू concept और टू reinterpret द एग्जिस्टिंग वन। ठीक है ना, अब जैसे आपको हमारे बीच में साइंटिस्ट मौजूद हो, वो ये कहे कि अच्छा न्यूटन के ऊपर जो एप्पल गिरा था, न्यूटन पे गिरा था, हाँ, न्यूटन के ऊपर जो एप्पल गिरा था, तो उसने जो है क्या उस टाइम उसकी जो है फिलॉसफी थी, या उसने जो है जब उसने ग्रेविटेशनल फोर्स को जब उसने इन्वेंट किया, जब उसने डिस्कवर किया, तो किस तरीके से उसने जो है क्या सोचा, ठीक है ना, तो अगर हम उस आइडिया को अपने तरीके से लेकर उस पर कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें लेकर आए, उसको उस कॉन्सेप्ट को लेकर हम जो है सोचे, ठीक है ना, या उसको हम अपने अपने तरीके से जो है री इंटरप्रीट करने की जो है कोशिश करें, जो आइडिया या कॉन्सेप्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। ठीक है ना, कि कॉन्सेप्ट तो था किसी और का, ठीक है, बट हम जो है उसको री इंटरप्रीट कर रहे हैं या री इवेलुएट कर रहे हैं अपने तरीके से, उसको अपना जो है नुक्ता नजर पेश करने के लिए, ठीक है। दुनिया भर में सब लोग में भी शायद बहुत से लोग जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से या फिर जो है बस एक लॉ है उसका, उससे एग्री नहीं करते, ठीक है, तो वो अपने तरीके से उसको जो है सोचते होंगे, कहते होंगे कि अच्छा जब एप्पल गिरा तो ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, वॉट एवर एनीथिंग, ठीक है। तो उस पे अगर हम जो है रिसर्च कर रहे हैं, जो चीज हुई थी ऑलरेडी, तो वो कहलाएगी अपने कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। उसके बाद एक और होता है इम्पेरिकल रिसर्च। उसमें क्या करते हैं, रिलाइज ऑन एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन ऑफर विद सम डेटा बेस्ड रिसर्च, ठीक है ना, कि जो आपके पास ऑलरेडी जो है रिलाइज ऑन एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन, कोई कोई आपके पास एक्सपेरिमेंट मौजूद है, ऐसे कोई ऑब्जर्वेशन मौजूद है, ऑफर विद सम डेटा बेस्ड रिसर्च, इट इज नेसेसरी टू गेट ऑल फैक्ट्स इंफॉर्मेशन एट फर्स्ट हैंड, ठीक है, तो उसके लिए भी ये जरूरी है कि आपके पास तमाम डेटा और तमाम चीजें जो है मौजूद है। जब इसका मैंने ये बनाया, अच्छा, अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हाउ टू चूज अ रिसर्च मेथोडोलॉजी। अब रिसर्च मेथोडोलॉजी, अभी मैंने आपको इतने सारे जो है रिसर्च के टॉपिक्स बताए कि ये इन इन तरीकों से हम रिसर्च कर रहे हो, ठीक है ना। अब इसमें से मेडिकल साइंस वाले, जैसे हम एज अ मेडिकल फील्ड में जिसमें हूँ, तो मैं अप्लाइड रिसर्च की तरफ में जाती हूँ, ठीक है। अच्छा, आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूँ कि जैसे आप लोगों का ये खत्म होगा, ये लॉगिन टाइम, तो वैसे ही आप लोग जो आपको लोगों को मैंने लिंक ग्रुप में भेजा हुआ है, उसी लिंक पर आप लोग मुझे वापस ज्वाइन कर लीजिए, सेम उसी लिंक पे। मैं अभी लिंक ग्रुप में भी दोबारा शेयर कर देती हूँ, तो वही लिंक से आप लोग दोबारा मुझे ज्वाइन कर लीजिए।
अच्छा, how to choose a research methodology. Here are some important factors to consider when choosing a research methodology. अच्छा जी, इसमें हम जब हम रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करते हैं तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, एम्स एंड क्वेश्चंस, ठीक है ना, दीज वुड हेल्प स्ट्रक्चर द रिसर्च डिजाइन, कि आपका रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, एंड आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है दिस वुड हेल्प स्ट्रक्चर द रिसर्च डिजाइन, कि आप किस तरीके का जो है रिसर्च डिजाइन करने जा रहे हैं। अगर आपका जो है क्वेश्चनरी फॉर्म का जो है आपका आपका ये है या सर्वे फॉर्म में, ठीक है ना, तो उसके लिए आप जो है उस तरीके की जो रिसर्च को चूज करेंगे। Review existing literature to identify any gaps in knowledge, ठीक है ना, जो भी आपके पास आपका टॉपिक है उसके मुताबिक आप जो है जो भी एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उसको आप जो है रिव्यू करेंगे, उसको जो है आइडेंटिफाई करेंगे, ताकि जो भी आपके पास आपकी नॉलेज में गैप्स हैं उसको आप जो कवर कर सकें। तो देखिए मैं अपने जो है प्रीवियस जिन लोगों ने मेरे साथ यही कहती थी, जो इसमें तो कुछ पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जो मेरे साथ प्रीवियस वेबिनार्स भी अटेंड कर चुके हैं, तो उसमें मैंने ये बात कही थी जब मैंने आपको आई थिंक रिसर्च उसमें एआई के जरिए जो एआई असिस्टेंट विद रिसर्च रिव्यू, जो मैंने इससे इससे पहले वाला वेबिनार था उसमें मैंने ये आप लोगों को ये बात बताई थी कि हम जब रिव्यू आर्टिकल रिव्यू करते हैं किसी भी जो है सब्जेक्ट के हवाले से, किसी भी टॉपिक के हवाले से, तो उसमें हम जो है पूरा जो हमारे पास जो हमारा एक नैरो टॉपिक होता है, ठीक है, हम ब्रॉड से लेके नैरो तक आते हैं। पहले हम जो है उसको एक ब्रॉड वे में लेकर जाते हैं कि अच्छा इंटरनेशनली दुनिया में ये तमाम चीजें हो रही हैं। जैसे सपोज अगर मैं एग्जाम्पल लूँ कि अगर हम जो है डायबिटिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि डायबिटीज वर्ल्ड वाइड में इतना ज्यादा जो है इन कंट्रीज में जो है डायबिटीज का रेशो ये मेल में इतना है, फीमेल में इतना है। फिर हम उसको जो है एशिया की तरफ लेकर आते हैं, फिर हम उसको जो है पाकिस्तान में लेकर आते हैं, फिर पाकिस्तान के बाद फिर हम उसको उस एरियाज में लेके जाते हैं जो हमारा रिसर्च एरिया है। सपोज हम जो है कराची में जो है अब जो है इसमें जो डायबिटिक फुट इन्फेक्शन के पेशेंट है उसको हम जो है सर्च कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि डायबिटिक फुट इन्फेक्शन में आगे जाकर फर्दर किस हद तक जो है कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, या कितने चांसेस होते हैं उनमें जो है डिफरेंट को जो है उसके डिफरेंट और भी टाइप्स के जो है डिजीज होने के कोमोर्बिडिटी के, ठीक है ना। तो इस पे हम जो है पूरी बाकायदा एक जो है रिव्यू आर्टिकल सर्च करते हैं, हम निकालते हैं कि अच्छा ये चीजें हमारे इसमें जो है काम आ सकती है, ताकि जो भी हमारी नॉलेज में गैप है उसको हम जो है फुलफिल कर लें। ठीक है ना, फिर हम थर्ड क्या है, चेक द स्टेटिस्टिकल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना, कि आपके पास आपकी जो स्टेटिस्टिकल रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है। इफ डेटा ड्रिवन और स्टेटिस्टिकल रिजल्ट्स आर नीडेड देन क्वांटिटेटिव रिसर्च इज द बेस्ट। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है कि जिसमें हम जो है इसमें डेटा की बात करते हैं, उसमें हम जो है नंबर ऑफ जो है रिसर्च की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी की बात करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में, मैंने आपको बताया, ठीक है। If the research question can be answered based on people's opinion and perceptions, then qualitative research is more suitable. ये क्वालिटेटिव रिसर्च आपने कब करनी है, जब आपको जो है लोगों की ऑब्जर्वेशंस रिक्वायर्ड हो, लोगों के जो है आपको जो है परसेप्शन से जो है आपको अपना रिसर्च का जो डेटा है वो आपने लेना, ठीक है ना, तो आप क्वालिटेटिव रिसर्च की तरफ जाएंगे। तो आपको ये शुरू में ही चूज करना है कि वो आगे आर यू गोइंग टू डू द क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ठीक है। फिर सैंपल साइज भी बहुत मैटर करता है, कि सैंपल साइज में क्या होता है कि आपको जैसे आपने से बहुत से लोग जो एमपीएचडी या जो जिन्होंने एमएस वगैरह में अपना थीसिस किया होगा, तो उन्होंने ये देखा होगा कि वहां पर जो है सैंपल साइज होता है कि 500 आपको जो है सैंपल साइज पूरे करने हैं, या जैसे हम लोग पीएचडी में जो है 1000 है, 2000 है, वो डिपेंड कर रहा होता है आपके जो है रिसर्च टॉपिक पर कि आपका टॉपिक क्या है। ठीक है ना, कि अगर आपका टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको सैंपल साइज आपको बहुत अच्छा सैंपल साइज मिल सकता है डिफरेंट हॉस्पिटल से या डिफरेंट ऐसे प्लेसेस से आप जो है सैंपल्स कलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पर आपके लिए इजी है सैंपल्स को कलेक्ट करना, ठीक है ना, तो आप अपना अच्छा खासा सैंपल साइज उसको जो है कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सैंपल साइज कैन ऑफन डिटरमाइन द फिजिबिलिटी ऑफ अ रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर अ लार्ज सैंपल, less effort and time intensive methods are appropriate, ठीक है ना, कि सैंपल साइज आपको जो है उसमें आप जो है डिटरमाइन करते हैं अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी के हिसाब से कि आपको कितने
आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी में किस हद तक कितनी कितनी चीजें करनी है। फिर कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स आपके पास क्या क्या, यानी कि लिमिटेशंस आपके पास क्या क्या, कंस्ट्रेंट्स ऑफ टाइम, geography and resources can help define the appropriate methodology। ठीक है ना। मैंने ये चीज अपने पहले भी जो है एक वेबिनार में जो डिस्कस की थी आप लोगों से कि जो है आपको जब हम अपने ऑब्जेक्टिव चूज करते हैं किसी भी रिसर्च को स्टार्ट करने के लिए, जो हमारे स्मार्ट ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो इट शुड बी जो है आपके पास उसमें जो है वो मेजरेबल होने चाहिए, और वो जो है आपके पास ऐसे होने चाहिए जो वो लगे कि हाँ वो जो है एक आप उसको जो है फुलफिल कर सकते हैं। अब टाइम फ्रेम आपका ऐसा हो गया, अच्छा मुझे अभी मैंने 2024 में अगस्त में मुझे स्टार्ट करना है, एंड मुझे इसका मेरा 2 साल का या 1 ईयर का, और मुझे अगस्त 2025 में अपना अपनी रिसर्च कंप्लीट करनी है। तो मैं अपने जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी को इस तरीके से डिजाइन करूंगी, है ना, डिजाइन में डिजाइन का वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है ना, कि मैं उसको इस तरीके से डिजाइन करूंगी, उसका सैंपल साइज, उसका उसकी तमाम जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी, तमाम उसकी जो है जितनी भी उसकी जो है जो है रिक्वायरमेंट्स है, कि वो मेरा 1 साल के अंदर अंदर मेरा पूरा रिसर्च वर्क कंप्लीट हो जाए विद राइटिंग प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि मुझे अगस्त 2005 में उसको सबमिट कराना है ना। तो टाइम आपके पास, टाइम फ्रेम आपके पास एक मौजूद होना चाहिए, और उसकी लिमिटेशंस आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि मैं अब एक टारगेट ऐसा रखूं जो अनअचीवेबल हो, जिसको मैं अचीव ही ना कर सकूं, मैं कहूँ कि अच्छा नहीं चलो कोई बात नहीं, 2 साल में नहीं हुआ मैं 3 साल में कर लूंगी। वो फिर कभी नहीं होगा अगर आपने अभी अपना एक टाइम फ्रेम चूज नहीं किया था। ठीक है ना। इसके बाद क्या है, जो है आपकी लोकेशन, आपकी जो है लोकेलिटी, अगर मैं कहूँ कि मुझे जो है कराची में जो है सपोज कोई ऐसी चीज पर जो है रिसर्च करनी है जो इस एरिया में वो डिजीज या वो चीज मौजूद ही नहीं है। सही है, तो फिर मैं कैसे उस वाली चीज पर जो है मैं रिसर्च कर सकती हूँ। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, आपको मालूम होना चाहिए कि जिस चीज पर आप रिसर्च करने जा रहे हैं उसकी लोकेलिटी क्या है। अगर मैं जो है बच्चों के वर्म्स के ऊपर, या मैं ये थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा, अगर मैं जैसे HIV पेशेंट्स के ऊपर मैं जो है मैं कर रही हूँ, ठीक है ना, और मैं किसी ऐसे एरिया में मैं जा रही हूँ, या मैं किसी ऐसे हॉस्पिटल को मैंने चूज कर लिया जहां पर जो है HIV पेशेंट्स की जो है रिपोर्ट नहीं की जाती है। ठीक है ना, या जहाँ पर HIV के पेशेंट्स नहीं आते, तो वहां में भले 10 साल तक भी जो है मैं वहां पर जाती रहूंगी, लेकिन वहां मुझे एक भी सैंपल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको अपनी जो है लोकेलिटी, जो आपको अपनी जो है ज्योग्राफी ऐसे चूज करनी है कि वहाँ आपको आपको मालूम हो कि आपके रिक्वायर्ड सैंपल या आपका जो है रिक्वायर्ड रिसर्च यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है, एंड रिसोर्सेज। ठीक है, ये बात भी मैंने जो है उसमें कही थी वेबिनार में, कि जो आपके स्मार्ट ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होते हैं उसमें आपके पास एक अचीवेबल का भी टारगेट होता है। ठीक है, ये नहीं कि मैं जो है मैं मार्स पे जाकर मैं ये रिसर्च करूंगा। ठीक है ना, तो वो आपके पास वो आपके जो है दायरेदार में नहीं, आपको अपने रिसोर्सेज पहले से जो है डिफाइन होने चाहिए, आपको मालूम होने चाहिए कि आज आपके पास ये रिसोर्सेज हैं। आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि मेरे पास फंडिंग की कैफियत कितनी है, कि मुझे यहाँ से इतनी इतनी फंडिंग हो सकती है, या मेरे पास ये जो है रिसोर्सेज मौजूद हैं, तो मुझे इसी दायरेदार में अपनी रिसर्च को जो है इस 1 ईयर में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये आपकी जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी को जब हम डिजाइन करते हैं, तो ये तमाम चीजें हमें मद्देनजर रखनी चाहिए। ठीक है ना, यू शुड बी स्मार्ट, कि आपका टाइम फ्रेम, आपकी जो है तमाम आपकी जो है लोकेलिटी, आपके रिसोर्सेज यू शुड नो अबाउट। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब हम लिखते हैं हाउ टू राइट अ रिसर्च मेथोडोलॉजी, तो हाउ टू चूज अ रिसर्च मेथोडोलॉजी, कि किस तरीके से हमें रिसर्च मेथोडोलॉजी चूज करनी है। अब हम जैसे करेंगे हाउ टू राइट अ रिसर्च मेथोडोलॉजी, कि कैसे हमें रिसर्च मेथोडोलॉजी लिखनी चाहिए। ठीक है, इसमें सबसे मेन चीज जो होता है, मैंने कहा ना रिसर्च, ठीक है ना, किस तरीके से हमें रिसर्च मेथोडोलॉजी को लिखना है। सबसे पहले मैंने आपको इसके पहले भी रिसर्च डिजाइन, तो हम अपने रिसर्च को जो है डिजाइन करते हैं, जैसे डिफरेंट हम जब कोई भी घर, जब हम आर्किटेक्ट को शायद कभी आपने देखा हो,
जब वो घर एक जब बनाने लगते हैं स्टार्ट करने से पहले उससे एक पूरा मैप डिजाइन करते हैं, ठीक है ना, कि इस जगह ये बेडरूम होंगे, इस जगह किचन होगा, इस जगह पोर्च होगी, कार पोर्च होगा, इस जगह गैलरी होगी। तो पूरा एक मैप डिजाइन करते हैं, फिर आप उसकी तमाम जो है रिसोर्सेज को, तमाम उसकी जो है चैनल्स को जो है मद्देनजर रखते हुए, तो इस तरीके से हम रिसर्च में भी एक डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है। अब रिसर्च डिजाइनिंग हम कैसे कर रहे होते हैं, दिस शुड बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द रिसर्च क्वेश्चन एंड द डेटा रिक्वायर्ड, ठीक है। मैंने कहा ना कि आपको जो है क्वालिटेटिव रिसर्च करनी है, क्वांटिटेटिव करनी है, अप्लाइड करना है, बेसिक करना है, आप फंडामेंटल की तरफ जा रहे हैं, जो है इंपेरिकल की तरफ जा रहे हैं, या सिर्फ रिव्यू आर्टिकल कर रहे हैं, क्या आपकी सोच क्या है, ये तो आप और आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। रिसर्च क्वेश्चन है जैसे हम जो है सपोज, क्योंकि बेसिकली आई आप मेट्रोलॉजिस्ट, ठीक है ना, तो आप लोगों को मेरे हर वेबिनार में मैं जो है थोड़ा सा मेडिकल फील्ड की आपको एग्जाम्पल दे रही होती हूँ। आई नो कि आप सब लोग शायद मेडिकल फील्ड के ना हो, लेकिन ये कि मेरे पास एग्जाम्पल जो है ज्यादा मेडिकल फील्ड की होती है, बीमारियों की ज्यादा एग्जाम्पल्स होती है डिजीजेस की। तो अगर हम अपना जो है रिसर्च क्वेश्चन डिजाइन कर रहे हैं जैसे कोविड-19 के ऊपर, ठीक है ना, कि कोविड-19 के जो है जब हम पास वैक्सीनेशन आई थी तो सब इतना जो है लोगों पर इफेक्ट हुआ, ठीक है। तो लेकिन उसमें भी क्या है कि आपके पास कॉमन रिसर्च डिजाइन इंक्लूड एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल, कोरिलेशन, डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लोरेटरी, ठीक है ना। जिसमें हम जो है ये आइए हम आगे जाकर जो है डिस्कस करेंगे कि जो है कॉमन रिसर्च डिजाइन, इसमें कौन कौन से जो है किस तरीके से हम जो है उसको जो है पार्ट हो, या तो वो आपका आपका एक्सपेरिमेंटल, जैसे कि मैंने कहा जो है एक्सपेरिमेंटल मीन कि आपका अप्लाइड हो सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा वो आपका जो है कोरिलेशन हो सकता है, या फिर आपका जो है सर्वे बेस्ड हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, या फिर एक्सप्लोरेटरी हो सकता है कि आप उसको खुद से जो है कि आप उसको बस एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है। एक आइडिया मौजूद है, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट मौजूद है, जिसे हम जैसे कि मैंने अभी हमने दिया था स्टडी में कि जो है कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, ठीक है ना। तो उसको हम लेकर चल रहे हैं, उसके बाद आपकी जो है रिसर्च मेथड आ जाता है। दिस कैन बी क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और मिक्स मेथड, ठीक है ना। अब इसमें मिक्स मेथड क्या है कि क्वांटिटेटिव भी, अच्छा मिक्स मेथड में हम क्या करते हैं, उसमें हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को मिक्स करते हैं, कि हमने उसमें जो है सर्वे किया, हमने उसमें जो है लोगों के जो है तमाम उसमें नंबर्स को ऐड किया, फिर हमने उसमें जो है लोगों के जो है कुछ ओपिनियंस को भी ऐड ऑन किया, ठीक है ना। तो वो आपका एक मिक्स मेथड हो जाता है। तो ये आप इसमें से चूज कर सकते हैं, इट कुड बी डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट या ऑन योर रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है ना, कि आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है, उसके मुताबिक आप पूरा अपना जो है उसको डिजाइन करें। रीजन फॉर सिलेक्टिंग अ स्पेसिफिक मेथोडोलॉजी, क्यों हम जो है स्पेसिफिक मेथोडोलॉजी सेलेक्ट करते हैं, एक्सप्लेन व्हाई दिस मेथोडोलॉजी इज द मोस्ट सुटेबल टू आंसर योर रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है ना। कि अगर खाली आपने क्वांटिटेटिव अप्लाई किया है, क्वांटिटेटिव आपने चूज किया है, तो डिपेंड कर रहा है कि आपका मेथोडोलॉजी किस हद तक उसको जो है सुटेबल होगा, कि आप खाली जो है क्वांटिटेटिव की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये रीजन आपको जो रिसर्च कर रहा होता है सबसे बेस्ट उसी को ये बात मालूम होती है, ठीक है ना, कि उसने क्यों इस चीज को जो सिलेक्ट किया है, इस वाले रिसर्च डिजाइन को क्यों उसने जो है चूज किया, ठीक है। इसके बाद आपका आ गया रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स, मैंने कहा ना कि आपके पास कितने सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं, आपके पास कितनी फैसिलिटीज हैं। एक्सप्लेन द रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स यू प्लान टू यूज, mainly referring to the data collection methods such as interviews है, surveys है, these are your research instruments, कि जिसके जरिए आप अपनी इंस्ट्रूमेंट्स कंप्लीट करते हैं। अगर आप कॉम्पिटेटिव रिसर्च की तरफ जा रहे हैं तो आप डिफरेंट इंटरव्यूज दे रहे हो, आप सर्वेस कर रहे हैं, तो दिस इज योर रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है ना। रिसर्च शुड बी मेंशन फॉर सिलेक्टिंग द पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। हमने जब अपना जो है साइनॉप्सिस लिखते हैं उसमें हम बताते हैं कि हम अपने मेथोडोलॉजी वाले पार्ट में कि ये जो है सर्वे बेस्ड होगा, या ये जो है इसमें हम जो है अप्लाइड रिसर्च फॉलो करने जा रहे हैं, हम इतने नंबर ऑफ सैंपल्स कलेक्ट करेंगे, हम इतने हॉस्पिटल्स में जाएंगे, हम यहाँ यहाँ से सैंपल्स लेंगे, ठीक है ना। तो वो पूरा आपका जो है रिसर्च इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे हम कोई भी जो है एग्जाम्पल दूंगे, जैसे हम कोई भी फूड, जब हम कोई भी खाना बनाते हैं, ठीक है ना, फूड जब हम प्रिपेयर करते हैं तो जितने हमारे पास इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं, दिस इज योर फूड इंस्ट्रूमेंट्स,
ठीक है ना, कि वो आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके जरिए जो है आप अपने जो है फूड को प्रिपेयर करोगे। इस तरीके से रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि इन इन चीजों को इम्प्लीमेंट करते हुए, अप्लाई करते हुए हम अपने जो है रिसर्च को कंप्लीट करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स। सैम्पलिंग दिस इन्वॉल्व सेलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन बीइंग स्टडीड। सैम्पलिंग मीन्स क्या है कि आपके आपका सैंपल, आपका टारगेट क्या है। आपका टारगेट एचआईवी पेशेंट है, आपका टारगेट जो है डायबिटीज पेशेंट है, आपका टाइप आपके जो है टारगेट जो है, अगर आप कोई सर्वे बेस कर रहे हैं तो ऐसे लोग हैं जो ज्यादा शॉपिंग करते हैं, या ऐसे लोग हैं जो ज्यादा जो है एआई इस्तेमाल करते हैं। जैसे आजकल एआई के ऊपर बहुत ज्यादा जो है रिसर्च हो रही है। तो आपका जो है सैंपल क्या है, ठीक है ना, तो उसके जरिए फिर आप जो है उसको वो करेंगे। ठीक है, चलिए किसी का माइक फिर ऑन हो गया है, प्लीज आप लोग मेरी बात डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन में हम क्या कर रहे होते हैं, इन्वॉल्व गैदरिंग डेटा यूजिंग सेवरल डेटा कलेक्शन मेथड्स सच एज सर्वेस, इंटरव्यूज एक्सेट्रा। ठीक है, डेटा हम कैसे कैसे कलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। अगर हम सर्वे बेस कर रहे हैं तो वो सर्वे फॉर्म जो है हमारा डेटा है। जैसे अगर हम जो है अप्लाइड रिसर्च कर रहे हैं तो हम जो है डिफरेंट पेशेंट से हम जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो हमारी जो है डेटा कलेक्शन है, जो हम डेटा गैदर कर रहे हैं। फिर उसके बाद उस डेटा को एनालिसिस करना, उसको एनालाइज करना कि डेटा में आपके पास क्या रिजल्ट आया। डेटा आपने कलेक्ट तो कर दिया, आपने 250 नंबर ऑफ सैंपल्स या जो है उसके जरिए आपने डेटा लिखी। अब उस डेटा का आपने करना क्या है, ठीक है ना, तो वो डेटा एनालिसिस होता है। डिस्क्राइब द डेटा एनालिसिस मेथड्स टू बी यूज्ड वंस यू हैव कलेक्टेड द डेटा। आपके पास 250 या 1000 के करीब सैंपल्स आपने जो है कलेक्ट कर ली। उसके बाद उस डेटा को एनालिसिस करना है। उस डेटा को जो है ग्राफ आप चेक चेक ग्राफ की फॉर्म में लेके आ रहे हैं, चाहे उसको टेबुलेशन में लेके आ रहे हैं, जिस तरीके से वॉट एवर यू चूज द जो है एनालिसिस, ठीक है। फिर इसके बाद होती है रिसर्च लिमिटेशंस। मेंशंस एनी लिमिटेशंस यू फोरसी व्हाइल कंडक्टिंग योर रिसर्च। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये देखिए मैंने कहा ना कि आपकी जो है एक कंस्ट्रेंट चीजें होती हैं। आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं, आपके पास रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट हैं, आपके पास ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स भी हो सकता है, फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट भी हो सकता है। ठीक है, आपके पास इतने जो है फंडिंग नहीं थी कि आप इस जो है रिसर्च को मजीद कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जहां तक आपने रिसर्च कर ली इज गुड इनफ। इसके बाद आप जो आपके आने वाले जो रिसर्चर्स हैं, जो आपके जूनियर्स हैं, उसको आप लोगों ने देखा होगा अक्सर का, जब आप लोगों ने जो रिसर्च पेपर्स स्टडीज किए होंगे आई होप, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा उसमें नीचे जो है मैं जो है मेंशन होता है फर्दर स्टडीज, ये ठीक है ना, या फर्दर इसको हम किस तरीके से जो है और इसमें बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो आपकी वहां पर जो है लिमिटेशन फाइंड अप हो, ठीक है ना। अब उसके बाद आपने उसको जो है नेक्स्ट रिसर्चर पर कन्वे कर दिया कि भाई अब आप ये बाकी की चीजें आप करो, ठीक है ना। इसके बाद वैलिडिटी एंड रियलिबिलिटी, ठीक है ना, कि आपके पास वैलिडिटी क्या है। वैलिडिटी हेल्प्स आइडेंटिफाई द एक्यूरेसी एंड ट्रूथफुलनेस ऑफ द फाइंडिंग, कि आपके पास जो आपका डेटा है वो किस हद तक वैलिड है, ठीक है ना। इस वैलिड मीन्स कि वो एक्यूरेट कितना है, उसकी जो एक्यूरेसी कितनी है, और उसमें जो है ट्रूथफुलनेस कितना है, कि जो आपका रीडर है, जो आपके बात बात जो आपने रिसर्च करके दुनिया को प्रेजेंट कर दिया, अपने वर्ल्ड वाइड आपने उसको जो शो कर दिया, तो लोग उस पर कितना किस हद तक लोगों को ट्रस्ट करना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि जो है कराची में मुझे जो है 90% लोग मुझे ऐसे मिले हैं जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज, ठीक है ना, तो व्हाट इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ माय रिसर्च। मैंने क्या उसमें जो है किया कि मुझे वो जो है एक्यूरेट डेटा मिला है, या तो मैंने घर बैठ के मैंने जो इंटरनेट के जरिए डेटा उठाया उसको मैंने कंपाइल कर दिया, ठीक है ना, बट इट कुड बी रॉन्ग, ठीक है ना, वो सही नहीं भी हो सकता। मे बी उसने उसने शायद कोई ऐसी मैनिपुलेशन के जरिए या उसने फेक फेक डेटा जो है जनरेट किया। तो आपके डेटा की वर्थ क्या है और उसकी वैलिडिटी क्या है, कि कितने हद तक वो वैलिड है, कितने किस टाइम तक वो जो है वो चीज वैलिड रखती है,
ठीक है, पता चला मैं अगर 1870 या मैं बहुत पुरानी किसी चीज पर जो है मैं रिसर्च कर रही हूँ, और मैं डेटा भी मैंने उतना ही पुराना वहां पर जो है मैंने जो है उसको इस्तेमाल किया, तो उसकी अब वैलिडिटी नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि टाइम टू टाइम, इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट, पर्सन टू पर्सन, कम्युनिटी टू कम्युनिटी चीजें चेंज हो रही होती हैं। ठीक है, तो उसमें अगर मैं HIV या एड्स के या मैं कैंसर पेशेंट्स की बात करूं, तो मैं कहूँ कि मुझे यहाँ से ज्यादा बाहर बाहर की कंट्रीज में या अदर कंट्रीज में HIV या एड्स के पेशेंट ज्यादा मिल रहे हैं रादर देन इन पाकिस्तान या फिर इन कराची। ठीक है ना, लेकिन अगर मैं 80s का डेटा लेकर आऊँ तो वो अभी वैलिड नहीं होता। ठीक है ना, तो आपकी वैलिडिटी भी बहुत ज्यादा काउंट करती है कि आपने अपने डेटा में, अपने जो आपका रिसर्च है उसमें आपने कौन सा डेटा इस्तेमाल किया। ठीक है, उसके बाद है रिलायबिलिटी, refers to the consistency and stability of the results over time and across different conditions। ठीक है ना, कि आपका डेटा किस हद तक रिलायबल है, कि आपने किस हद तक उसको जो है सही तरीके से अप्रोच किया है, उसको जो है स्टेबिलिटी के साथ अपना अपना रिजल्ट आपने वहां पर जो है डेवलप किया। फिर इसके बाद आता है एथिकल कंसिडरेशन। एथिकल कंसिडरेशन क्या है? रिसर्च शुड बी कंडक्टेड एथिकली। ठीक है ना, ये हम सब जानते हैं कि हम जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारे जो है यूनिवर्सिटीज में जो है बाकायदा एक एथिकल बोर्ड रिव्यू मौजूद होता है। ठीक है ना, ERB जिसे हम कहते हैं, वो जो है हमें जो है जब भी हम कोई वो चाहे हम चाहे एनिमल्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, हम चाहे ह्यूमन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, प्लांट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, हम कोई भी जो है वट एवर ऐसी ऐसी रिसर्च कर रहे हैं जो अप्लाइड रिसर्च है। ठीक है ना, तो उसके लिए हमें जो है एथिकल एक अप्रूवल लाजमी तौर पर जो है हमें रिक्वायर्ड होता है। ठीक है ना, और खुद भी हमें जो है वो देखना चाहिए कि हम जो रिसर्च करने जा रहे हैं उसकी उसकी एथिकली वैल्यू क्या है। कि अगर सपोज अगर मैं डेटा ले रही हूँ डायबिटिक पेशेंट्स का, ठीक है ना, और मैं किसी हॉस्पिटल जाकर मैं जो है उन पेशेंट्स का डेटा मैं जो है कलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, तो वहां पर जो मेरे पास पार्टिसिपेंट्स हैं उनका डेटा मैंने किस हद तक जो है एथिकली अपने पास सेव रखा है, या उसको मैं किसी और पर्सन को मैं सेव कर रही हूँ, या वो मैं किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, तो दिस इज वेरी अनएथिकल अप्रोच। The considerations include obtaining consent from participants, maintaining confidentiality and addressing conflict of interest। ठीक है ना, आप लोगों ने जो है रिसर्च पेपर्स में ये देखा होगा कि नीचे ये दिया हुआ होता है, ये जो के नो एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन ऑथर्स। अब चाहे उसके दो ऑथर्स हो, पांच ऑथर्स हो, जितने भी ऑथर्स हो उसके बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें जो है हमें करनी होती है। और राइट रिसर्च मेथोडोलॉजी, क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी हम जब लिखने चाहते हैं तो ये तमाम चीजें इसमें जो है हमें मालूम होनी चाहिए कि आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी में एथिकल कंसिडरेशन क्या है, वैलिडिटी एंड उसकी जो है रिलायबिलिटी क्या है, कि आप जो काम करने जा रहे हो किस हद तक रिलायबल है और कब तक वो वैलिड रहेगा, या आप उसकी उसकी वैलिडिटी को किस हद तक जो है आपने जो है उसको मद्देनजर रखा है। फिर आपकी रिसर्च लिमिटेशंस क्या है, डेटा एनालिसिस किस तरीके से करेंगे, डेटा कलेक्शन कैसे करेंगे, सैम्पलिंग कैसे करेंगे, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होंगे, रीजन फॉर सेलेक्टिंग ए स्पेसिफिक मेथोडोलॉजी, रिसर्च मेथड क्या होगा, रिसर्च डिजाइन क्या होगा। तो इन तमाम फैक्टर से मिलकर आपका जो है एक रिसर्च मेथोडोलॉजी आप लिखेंगे। ठीक है? इसके बाद हम आते हैं रिसर्च मेथड्स एंड मेथोडोलॉजी। अब रिसर्च मेथड एंड मेथोडोलॉजी में बेसिकली क्या फर्क होता है? बहुत से लोग समझते हैं कि रिसर्च मेथड्स और मेथोडोलॉजी एक ही चीज है। ठीक है ना, इसमें कोई इतना कोई दुनिया जहाँ का फर्क नहीं होता। पर रिसर्च मेथड्स में बी अंडरस्टूड एज ऑल दोज method techniques that are used for conduction of research। ठीक है ना, रिसर्च मेथड क्या है? जो भी हम जो है उसमें अपने जो है यूज फॉर कंडक्शन ऑफ रिसर्च, जो भी मेथड्स और टेक्निक्स हम उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। इट रेफर्स टू द मेथड्स ऑफ द रिसर्चर यूजेस इन परफॉर्मिंग रिसर्च ऑपरेशंस। रिसर्च ऑपरेशंस क्या है? जैसे मैंने भी तमाम आपको टूल्स बताए, ठीक है ना, वो तमाम आपके जो है रिसर्च ऑपरेशंस। रिसर्च मेथड्स कैन बी, इसमें तमाम चीजें हैं, कंसर्न विद डेटा कलेक्शन, कंसर्न विद स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स, क्या आप इसमें जो है यानी डेटा किस तरीके से कलेक्ट कर रहे हैं, स्टेटिस्टिकल आपकी टेक्निक्स क्या है, और कंसर्न विद मेथड्स ऑफ इवेलुएटिंग द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट्स ऑब्टेन। ठीक है ना, किस तरीके से आप अपने रिजल्ट्स को ऑब्टेन कर रहे हो। जबकि रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है? रिसर्च मेथड क्या था? क्या मैंने बताया कि इसमें हम जो है देखते हैं कि कौन कौन से हम मेथड्स या टेक्निक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है ना, आर यूज फॉर कंडक्शन ऑफ रिसर्च।
जब हम रिसर्च इस्तेमाल स्टार्ट करने जा रहे हैं तो ये चीजें हमें इसमें इस्तेमाल करनी है। बट उन चीजों को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, उसको किस तरीके से सिस्टमेटिक वे में लेकर चलना है। अब जैसे मैं दोबारा से एक एग्जाम्पल दूं कि जब हम कोई भी फूड प्रिपेयर करते हैं तो आपके पास तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसको कौन सा इंग्रेडिएंट्स आपने कब ऐड करना है, कब आपने उसको जो है अपने खाने में डालना है, ठीक है ना। तो दिस इज द सिस्टमेटिक व्यू कि अच्छा पहले अब ये प्रोसेस करना है, नंबर वन पे ये स्टेप है, नंबर टू पे ये स्टेप है, नंबर थ्री पे ये स्टेप है। तो दिस इज कॉल्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक है। ये आपको इस तरीके से अभी मैं दिखाऊंगी अभी आपको एक पूरी पिक्चर ना, ठीक है। तो इस तरीके से सिस्टमेटिकली सॉल्व द रिसर्च प्रॉब्लम। It may be understood as a science of studying how research is done scientifically। ये ना, ये जो भी साइंटिफिक पर्सन है या जो भी रिसर्चर है उसको मालूम होना चाहिए किस तरीके से हमें इसको जो सिस्टमेटिकली लेकर चलना है। When we talk of research methodology, we do not only talk of the research methods, है ना, but also the logic behind the method we use in the context of our research। के लॉजिक क्या है, अगर मैं क्वालिटेटिव रिसर्च कर रही हूँ तो उसकी लॉजिक क्या है, अगर मैं क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रही हूँ तो उसकी लॉजिक क्या है, अगर मैंने सैम्पलिंग साइज इतना लिया है तो उसके उसका लॉजिक क्या है, अगर मैंने लोकेलिटी जो चूज की है उसमें हर चीज का लॉजिक आपको मालूम होना चाहिए। उसमें कोई भी चीज जो है एम्बिग्विटी में कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो इलॉजिकल हो या जो आगे जाकर आपके लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट करे। हर चीज बिल्कुल शुरू से ही बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ताकि आप अपने रिसर्च मेथोडोलॉजी को बिल्कुल एक स्मूथ वे में लेकर चले। रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च मेथोडोलॉजी फिर किसी का गाड़ी को देखो माइक, जैसे आपका माइक ओपन हो गया है। Research methodology has many dimensions and research methods do constitute a part of it, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको हम बताएंगे किस तरीके से कि मैं इसको एक बार दोबारा से रिपीट करूँ, ठीक है। ये देखिए, a research may be considered as a systematic and objective investigation that involves। अच्छा, ये जो मैंने डिफरेंट कलर्स में लिखा हुआ है ना, ये डिफरेंट इसकी जो है चंक्स है, इन चंक्स से मिलकर एक पूरा आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी बनेगा, ठीक है। ये जो कलर्स में लिखा हुआ है, रेड में, व्हाइट में, ग्रीन में, ब्लैक में और एक ब्लू में, उसको उसको याद रखिए, ठीक है। A research may be considered as a systematic and objective investigation that involves systematic design, collection, preparation, interpretation and reporting। ये पूरी फाइव जो एलिमेंट्स मिलकर आपके जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी को कंप्लीट करते हैं। डिजाइन, कलेक्शन, प्रिपरेशन, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग of information needed to solve a specific problem or promote our domain of learning। Okay? अच्छा, ये एक छोटा सा एक मैंने बनाया था कि रिसर्च डिफरेंट बिटवीन रिसर्च मेथड्स एंड मेथोडोलॉजी, ठीक है ना। वैसे तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। रिसर्च मेथड क्या होता है, इसको लेसर देन रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक है ना। तो उसमें हम जो है इसको जमा कर रहे होते हैं चीजों को, जबकि रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या है, इसमें हम बहुत इसमें डिफरेंट उसकी जो है डायमेंशन होती है जिसको हम जो है चेक कर रहे होते हैं। और रिसर्च मेथड क्या है, दिस इज ओनली पार्ट ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी कि आपको अच्छा इस तरीके से कुछ सिस्टमेटिक वे में लेकर आना है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज होती है इंडक्टिव पर्सन वर्सेस डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है ना। अब ये क्या नई नई चीज आ गई है, एक इंडक्टिव मीन्स क्या है, फिर डिडक्टिव मीन्स क्या है। ये भी रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक पार्ट होता है। इंडक्टिव क्या है, जिसमें हम जो है स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, पैटर्न रिकॉग्निशन एंड जनरल कंक्लूजन, ठीक है ना। ये जब हम रिसर्च मेथोडोलॉजी लिखते हैं तब हम इसको जो है उसमें जो है मद्देनजर रखते हैं कि स्पेसिफिक, जब हम इंडक्टिव रिसर्च कर रहे हैं तो स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन है आपका, पैटर्न पैटर्न रिकग्निशन है, ठीक है ना, पैटर्न हमें मालूम है, और जनरल कंक्लूजन है, ठीक है। आगे मैं एग्जाम्पल भी दूंगा। अच्छा, जब हम इसके अलावा जब डिडक्टिव रीजनिंग करते हैं तो उसमें एग्जिस्टिंग थ्योरी थ्योरी पहले से हमें जो है मालूम होती है, फिर हम उसमें जो है फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस को हम जो है उसमें फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है ना। फिर कलेक्ट
डेटा डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर हम उसको एनालाइज करते हैं, फिर या तो हम उसकी जो हाइपोथेसिस होता है उसको फिर हम रिजेक्ट करते हैं या फिर उसको अप्रूव करते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक दिस इज एन एग्जांपल। इंडक्टिव रिसर्च अप्रोच में क्या है, व्हेन देयर इज अ लिटिल टू नो एग्जिस्टिंग लिटरेचर ऑन टॉपिक इट्स कॉमन टू परफॉर्म इंडक्टिव रिसर्च, ठीक है, बिकॉज देयर इज नो थ्योरी और टेस्ट। When there is a little to no existing literature on a topic, ठीक है ना, कि आपके पास इतना ज्यादा उसके ऊपर जो है कोई लिटरेचर मौजूद नहीं है या कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है, तो उसमें जब हम परफॉर्म करते हैं तो इसको इंडक्टिव रिसर्च, ठीक है। द इंडक्टिव अप्रोच कंसिस्ट ऑफ थ्री स्टेज, में हम ऑब्जर्वेशन की तरफ जाते हैं, सीकिंग पैटर्न्स को देखते हैं, फिर डेवलपिंग अ थ्योरी और जर्नल प्राइमरी या फिर कंक्लूजन, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन क्या है, जैसे ये फर्स्ट फॉर एग्जांपल्स, ये कुछ एग्जांपल्स मैं ऐड किए। अ लो कॉस्ट एयरटाइम फ्लाइट इज डिलेड, ये क्या है, दिस इज जस्ट लाइक अ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सीकिंग पैटर्न्स क्या है, अनदर 20 फ्लाइट्स फ्रॉम लो कॉस्ट एयरलाइंस आर डिलेड, ये क्या था, ये एक सीकिंग पैटर्न है, ये यानी कि ये एक हमने हमने ऑब्जर्व किया था, अ लो कॉस्ट एयरलाइन फ्लाइट इज डिलेड, बट इसका सीकिंग पैटर्न क्या था, अनदर 20 फ्लाइट्स फ्रॉम लो कॉस्ट एयरलाइंस आर डिलेड। तो हमने इसकी जो है, जो हमने थ्योरी जो थी, जो कंक्लूजन जो हमने जनरेट किया, लो कॉस्ट एयरलाइन ऑलवेज हैव डिलेज, ठीक है ना। तो ये हमने क्या किया, एक हमने इसको जो है हम इसको एक जो है कंक्लूजन की तरफ लेके गए। बट डिडक्टिव रिसर्च अप्रोच में क्या होता है, when conducted deductive research approach you always start with a theory, हमारे पास पहले से ही एक थ्योरी मौजूद होती है, पहले से ही एक कॉन्सेप्ट आइडिया मौजूद होता है, उसके जरिए हम जो है किसी भी जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इंडक्टिव में क्या था, हमारे पास पहले से ही कोई रिसर्च, कोई आइडिया, कोई भी जो है कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं था, हमने खुद से ही ऑब्जर्व किया, खुद से ही हमने जो है सीकिंग सीकिंग पैटर्न देखा, फिर हमने खुद से ही एक थ्योरी को जो है डेवलप कर दिया, ठीक है। बट जो है डिडक्टिव में क्या है, हमारे पास ऑलरेडी से जो है वहां पर थ्योरी मौजूद थी। तो उसको मैं जस्ट लाइक एग्जांपल आपको बताऊं कि जैसे स्टार्ट विद एन एग्जिस्टिंग थ्योरी, लो कॉस्ट एयरलाइन ऑलवेज हैव डिलेज, हमारे पास ये ऑलरेडी ये थ्योरी मौजूद थी, ठीक है। पर हमने उसमें वर्किंग की, हमने फॉर्मुलेट फॉल्सिफिएबल या हाइपोथेसिस को जो है जनरेट किया based on existing theory, कि जो थ्योरी पहले से मौजूद थी। if passengers fly with a low cost airline they will always experience delays, ठीक है ना, अगर वो लो कॉस्ट एयरलाइन की तरफ जा रहे हैं तो वो ऑलवेज जो है डिलेस को एक्सपीरियंस करेंगे। फिर हमने वहां से जो है डेटा कलेक्ट किया, टेस्ट द हाइपोथेसिस, ठीक है ना, कलेक्ट फ्लाइट डेटा ऑफ लो कॉस्ट एयरलाइन, फिर हमने वहां से जो है डेटा लिया, फिर हमने उसको जो है एनालाइज एंड टेस्ट द डेटा, फिर हमने उसमें जो है उसको एनालाइज किया। 5 out of 100 फ्लाइट्स ऑफ लो कॉस्ट एयरलाइन आर नॉट डिलेड, हमने फिर उसमें देखा कि जो है इसमें फाइव यानी कि जो है तमाम एयरलाइंस डिलेड नहीं होती, इनमें से कुछ एयरलाइंस वो डिलेड होती है, ठीक है। फिर हमने इसमें जो है अपना जो है अपना वो रखा कि हम क्या इसमें जो है देख रहे हैं, डिसाइड वेदर यू कैन रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अभी हम डिफरेंट डिफरेंट हाइपोथेसिस की टाइप्स की जब डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि नल हाइपोथेसिस में होता है कि उसमें हमने किसी किस्म का भी जो है डिफरेंस नहीं देखा, यानी कि वो 0/0, ठीक है, नल हाइपोथेसिस। 5 out of 1,000 100 flights with low-cost airline are not delayed. Reject hypothesis, ठीक है ना, जो हाइपोथेसिस था पहले वाला उसको हमने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ये दो हमारे पास इस तरीके के जो है इंडक्टिव और डिडक्टिव रिसर्च अप्रोचेस मौजूद होती है, ठीक है। मैंने इसमें ऐड किया ताकि ये चीज भी आप लोग को मालूम होनी चाहिए, कहीं आप लोग पढ़े इसके बारे में तो आप लोग को ये ना लगे कि ये तो हमने कभी नहीं किया। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, ठीक है ना, असेसमेंट है। सबसे पहले हम असेस कर रहे होते हैं, फिर हम एक्सप्लोरेशन की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है। फिर हम उसको जो है इवेल्युएशन कर, फिर हम जो है अपने डेटा को एवेल्युएट कर रहे होते हैं, एग्जामिन कर रहे होते हैं, कंपैरिजन करते हैं, फिर हम उसको एस्टिमेट करते हैं,
फिर हम उसको जो है प्रोपेगेशन की तरफ जाते हैं, यानी हम उसको जो है डिसमिनेट कर देते हैं। अब ऑब्जेक्टिव और जो मैं अभी आपको बताई थी, सबसे पहले क्या है, असेसमेंट। तो ऑब्जर्व द सिचुएशन एंड इन्फर रिजल्ट्स, ठीक है ना, कि आपके पास असेस कर रहे हैं पहले हम जो है अपनी सिचुएशन को, कि क्या आपके पास आपकी आपकी सिचुएशन क्या है और क्या हमें रिजल्ट्स रिसीव होंगे। फिर हम उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं टू अनकवर द रियलिटी फेसिंग अ प्रॉब्लम। जैसे मैंने कहा, जब हम कोई भी रिसर्च मेथोडोलॉजी डिजाइन करते हैं, तो उसमें पहले हम एक्सप्लोर करते होते हैं, ठीक है ना, कि अच्छा ये चीज हमारे पास फैसिलिटीज या फिर इतनी हमारे पास जो है फैसिलिटीज अवेलेबल है, उसके अंदर हम ये चीजें कर सकते हैं। इवेल्युएट कर रहे होते हैं टू मेजर द लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस, एग्जामिन करते हैं टेस्ट द एग्जिस्टेंस के कितनी हद तक हम इसमें जो है अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, कि क्या क्या चीजें हमारे पास अवेलेबल है। कंपैरिजन करते हैं टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन गिवन वेरिएबल्स, ठीक है ना, कि आपके पास कितने वेरिएबल्स मौजूद हैं, कि आपके पास टू वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, कि जो हमारे पास कंपैरिजन के लिए जो डेटा मौजूद होता है, कि जैसे अगर हम मेल फीमेल की बात कर रहे हैं, जेंडर्स की बात कर रहे हैं, एज फैक्टर ले लिया हमने, सीजन फैक्टर ले लिया, तो दिस इज कॉल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है ना, जो हमारे ये हमारे जो है रिजल्ट्स में को कंपाइल करने में हमें हेल्प आउट करते हैं। अच्छा, अब स्टेप्स क्या होते हैं, इस कंडक्टिंग अ रिसर्च, है ना, आज द रिसर्च करेक्ट रिसर्च क्वेश्चन। हम जो है रिसर्च क्वेश्चन बना रहे हैं, कैलकुलेट द एडिकेट सैंपल साइज। एडिकेट सैंपल साइज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, आपको मालूम होना चाहिए कि आपको इस टाइम पीरियड में आप 100 के करीब सैंपल साइज आपका कंप्लीट हो जाएगा, या वॉट एवर जो भी, ठीक है ना, तो आपको आपका एडिकेट सैंपल साइज मालूम होना चाहिए। इसको बाकायदा उसकी जो है कैलकुलेशन होती है कि हम इतना जो है इसको जो है ये अचीवेबल है, हम इसको अचीव कर सकते हैं। सिलेक्ट द सैंपल बाय प्रॉपर मेथड्स, ठीक है ना, कि फिर आप कौन सा मेथड्स अप्लाई कर रहे हैं। सिलेक्ट द करेक्ट टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मेकिंग मेजरमेंट्स एंड ऑब्टेनिंग रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। करेक्ट टूल्स मीन्स क्या है, कि आपने कौन कौन से वहां पर जो है अपने जो है रिसर्च में, अगर आपके अप्लाइड रिसर्च है, तो आप किस लैब में काम कर रहे हैं, आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, तो दिस इज ऑल योर रिसर्च, ठीक है ना। अच्छा, ये किसके थिंक एंड रिकॉर्ड, think and record information on all factors which can indirectly be associated, ठीक है ना, तो जितने भी आपके पास इंफॉर्मेशन हैं उसको हमें रिकॉर्ड करना होता है, ताकि हम जो है उसको अपने पास आसानी उसको हम जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। एनालाइज द डेटा एप्रोप्रिएटली यूजिंग एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट, ठीक है ना, जो आपके पास डेटा जो आपने कलेक्ट किया है, उसको आपको कैसे स्कोर में उसकी एनालिसिस करनी है। Interpret the result according to their clinical or health significance and giving recommendations, ठीक है ना, तो अब तो आपने जब एनालाइज कर लिया, तो फिर आपने उसको इंटरप्रेट कर दिया, उसके बाद फिर आपने डेवलप न्यू रिसर्च क्वेश्चन। फिर आपने जो वर्ल्ड वाइड पेश किया, जो आपने अपना काम पूरा करके कंप्लीट करके उसको वहां पर अपने जब आप पब्लिशिंग की तरफ जा रहे हैं, तो फिर आप देखेंगे कि उसको जो है किस तरीके से आपको एक न्यू क्वेश्चन रेज करके जो है नए रिसर्चर्स को देना है। मैंने कहा ना कि जैसे हमने अपना काम वाइंड अप कर दिया, अब उसके बाद जो आगे आने वाले रिसर्चर्स को जो चीज करनी है, अब उनके लिए हम एक नया सवाल छोड़कर चाहेंगे कि भाई यहाँ तक तो सवाल हमने इस सवाल को कंप्लीट कर लिया, इसका जवाब ये है, अब आगे इसके आगे जो इसके सवाल जवाब है वो आप बताओ, ठीक है ना, अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए अपनी चीजों को करते हुए। अच्छा जी, और रिसर्च क्वेश्चन। अच्छा, अब रिसर्च क्वेश्चंस कैसे हम लिखेंगे, जैसे मैं शुरू से कह रही हूँ रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है ना, रिसर्च क्वेश्चन इज अ नैरो चैलेंजिंग क्वेश्चन एड्रेसिंग एन इशू प्रॉब्लम और कंट्रोवर्सी दैट इज आंसर विद अ कंक्लूजन, ठीक है ना। नैरो, नैरो से मुराद क्या है, नैरो मीन्स कि हम जो है उसको ब्रॉड वे में लेकर, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ अपने हर वेबिनार में, कि कैसे आपको जो है अपने रिसर्च क्वेश्चन को, जब मैंने रिसर्च आई थिंक एक टॉपिक मैंने करवाया था, उसमें मैंने पूरा बताया था कि कैसे आपको जो है ब्रॉड से लेके नैरो की तरफ आना है।
ठीक है। तो किस तरीके से उसको जो है आपको नैरो करना है, उसको कस्टमाइज कह लो, ठीक है ना, कस्टमाइज वे में लेकर आना है। ठीक है, बिल्कुल उसको जो है उसमें भी आपका चैलेंजिंग क्वेश्चन एड्रेस होना चाहिए। ठीक है ना, उसमें कोई नॉवेल्टी हो, कोई न्यू इशू पर बात हो रही हो। ठीक है। Significance of formulating correct research question in time planning, design, conduct and analysis of the research is dependent on the question। आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है उसके ऊपर आपकी पूरी रिसर्च डिपेंड करती है। तो उस पूरी आपकी जो है, जो आपकी रिसर्च की प्लानिंग है, डिजाइनिंग है, उसको किस तरीके से आप कंडक्ट करना चाह रहे हैं, किस तरीके से आप उसको एनालाइज करना चाह रहे हैं, किस तरीके से आप उसको इंटरप्रीट करना चाह रहे हैं, वो पूरी आपकी उसी पे जो है डिपेंड कर रही होती है। ठीक है। इम्प्रॉपर रिसर्च क्वेश्चन इनवैलिड, अनसाइंटिफिक। अगर आपका रिसर्च क्वेश्चन ही इम्प्रॉपर है तो आप एक वैलिड और साइंटिफिक पेपर जो है अप्रोच नहीं कर सकते। A good research question should specify the population of interest। ठीक है ना, मैंने कहा ना कि वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी लोकेलिटी में क्या चीजें हो रही हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ एनवायरमेंटल पोल्यूशन पे काम हो रहा है, तो दिस इज द मोस्ट पीपल या पॉपुलेशन इंटरेस्ट। ठीक है ना, कि जिसमें लोगों का इंटरेस्ट है, जिसमें हम रिसर्च करें तो हम बहुत ज्यादा लोगों को उसमें फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम लोगों को उसमें जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपके एरिया में लोगों का इंटरेस्ट क्या है, कि लोग किस चीज पर जो है रिसर्च देखना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं। ठीक है। बी ऑफ इंटरेस्ट टू द साइंटिफिक कम्युनिटी एंड पोटेंशियली टू द पब्लिक। ठीक है ना, साइंटिफिक कम्युनिटी तो आपकी एक बहुत लिमिटेड वे में आपको जो है देखी होगी, पढ़ी होगी, लेकिन जो एक कम्युनिटी बेस्ड रिसर्च होती है, जो एक पब्लिक बेस्ड रिसर्च होती है, उसकी एक बहुत वैल्यू होती है और वो एक बहुत पोटेंशियली साउंड कर रही होती है। ठीक है, कि उसमें कितना हद तक पोटेंशियल है, क्योंकि देखिए आप, हम जब भी पीएचडी करते हैं, एमफिल करते हैं, वॉटेवर जो भी हम रिसर्च या थीसिस कर रहे होते हैं, उसमें हमें सबसे एक क्वेश्चन हमें ये दिया जाता है हमारे जो हमारे इंटरव्यू होता है उसमें ड्यूरिंग द साइनॉप्सिस राइटिंग में, कि कम्युनिटी को इससे क्या फायदा, व्हाट वुड यू डिलीवर टू द कम्युनिटी। जो हम इतना ज्यादा आप पे जो है रिसोर्सेस करेंगे, हम इतना ज्यादा आप पे जो है फाइनेंशियल आपको ऐड देंगे, तमाम चीजें करेंगे, तो आपकी कम्युनिटी को इससे क्या फायदा। ठीक है ना, तो दिस मोस्ट जो है पोटेंशियली क्वेश्चन ये होता है कि आप पब्लिक को, अपनी जो है कम्युनिटी को आप क्या सर्व कर रहे हो विथ थ्रू योर रिसर्च। ठीक है ना, और फिर उसकी जो है क्लिनिकल रिलेवेंस क्या है एंड फर्दर करंट नॉलेज इन द फील्ड। और फिर उसमें आप करंट नॉलेज क्या दे रहे हो फर्दर, जो काम उसमें हो गया। ठीक है ना, उसको हमें रिपीट नहीं करना। रिसर्च में कोई भी चीज है आप रिपीटेशन में लेकर नहीं जाते, उसमें आपको कोई ना कोई जो है आपको जो है नॉवेल्टी, कोई ना कोई आपको न्यू कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करना होता है। ठीक है, तो ये नहीं होता कि उसमें सिर्फ कॉपी पेस्ट हुआ, अच्छा उसने ये काम किया है, उसका थीसिस लिया, कॉपी कॉपी करके अपने पास पेस्ट कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं होता। फर्दर क्या आपने जो है उसमें आपने क्या उसमें एड ऑन किया, आपकी जो है उसमें जो क्लिनिकल रिलेवेंस क्या थी, अगर आप क्लिनिकल अप्रोच पे काम कर रहे हो, अगर आप इसमें जो है किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में काम कर रहे हो, फार्मास्यूटिकल में काम कर रहे हो, इंडस्ट्रियल में काम कर रहे हो, वॉट एवर किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपका जो है रिलेवेंस क्या है। तो ये आपका एक गुड रिसर्च क्वेश्चन इससे बनता है। द रिसर्च क्वेश्चन इज द पर्पस स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन। ठीक है ना, पूरा क्वेश्चन की फॉर्म में होता है। क्वेश्चन फॉर्म द बेसिस ऑफ द हाइपोथेसिस एंड स्टडी ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, क्या आपका उसमें ऑब्जेक्टिव क्या। अब क्या है स्टेप्स ऑफ डेवलपिंग अ ग्रेट रिसर्च क्वेश्चन। ठीक है ना, कैसे आप उसको जो है आप एक डेवलप करोगे। आस्क इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सिलेक्ट द बेस्ट क्वेश्चन फॉर रिसर्च, ट्रांसफॉर्म द रिसर्च क्वेश्चंस इनटू अ टेस्टेबल हाइपोथेसिस। अब हम एक के बाद एक इसको डिस्कस करते हैं। आस्क इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, है ना, कैसे आप जो है उसको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कैसे बनाओ। Researchers should begin to form research questions by contemplating personal experiences in practical instead of contemplating data। ठीक है ना, ये नहीं कि हम जो है डेटा के जरिए जो अपना जो रिसर्च क्वेश्चन बना रहे हो उसकी बनस्पत आप जो है प्रैक्टिस एक जो है जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके तहत आप जो है अपना एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डेवलप करोगे। ठीक है ना, हैव अदर फेस्ड अ सिमिलर प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ठीक है ना, ये हम जो है अपने जहन में इन तीन चार क्वेश्चंस को रखेंगे, फिर हमारा जो है रिसर्च क्वेश्चन डेवलप होगा, जो हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी का फर्स्ट या बेसिक पार्ट होता है। ठीक है,
इस जैसा रूटीनली ऑब्जर्व अकरेंस, ठीक है ना, कि वो रूटीन में हम वो चीज फेस करें। ऐसा ना हो कि जो है साल में या सदियां गुजरने के बाद हमें वो चीज फेस करनी हो, तो उसका कोई इतना कोई खातिर खा जो है कोई 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 कम्युनिटी इफेक्ट या कोई इसका जो है इतना ज्यादा वो नहीं होता। ठीक है, व्हाट सर्कमस्टेंसेस वुड मेक द सिचुएशन कंट्रोलेबल। क्या आप ऐसे जो है सर्कमस्टेंसेस को इसमें ऐड करेंगे कि वो सिचुएशन कंट्रोलेबल हो जाए? क्या वो आपके दायरे इख्तियार में होगा? क्या आप उसके ऊपर रिसर्च करेंगे? ठीक है ना, तो यानी कि आपकी जो है उसमें आपके पास जो है कंस्ट्रेंट्स क्या है, आपके पास कौन कौन सी उसकी जो लिमिटेशंस है, वो तमाम चीजें उसको जो है मद्देनजर रखती है। केस स्टडीज आर रिलायबल सोर्सेज ऑफ इंटरेस्टिंग रिसर्च क्वेश्चन इन प्रैक्टिस। ठीक है ना, व्हाट मेक दिस एन इंटरेस्टिंग केस। ठीक है ना, कि क्या आपके केस को इंटरेस्टिंग बना रहा है कि वो आपकी जो है कम्युनिटी में, जैसे हम डेंगू के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, हम चिकनगुनिया पे जो है रिसर्च कर रहे हैं, जिका वायरस पे हम रिसर्च कर रहे हैं, तो वो रिसर्च हमारे पास इतनी ज्यादा कम्युनिटी में यूजफुल नहीं होती, तो हमारे पास इतने ज्यादा उसके केसेस सामने नजर नहीं आते। ठीक है ना, तो क्या चीज उसको इंटरेस्टिंग बना रहा है, व्हाट वुड इट टेक टू जनरेट एन अल्टरनेटिव आउटकम, कि उसके साथ उसका जो है इसके साथ एक अल्टरनेटिव आउटकम हम क्या जो है जनरेट कर सकते हैं। सेकंड कैटेगरी होती है सिलेक्ट बेस्ट रिसर्च क्वेश्चन फॉर रिसर्च। A research question is a logical statement that progress from what is known or believed to be true that to that which is unknown and requires validation. ठीक है ना, एक लॉजिकल स्टेटमेंट होता है जो हम उसमें बता रहे होते हैं व्हाट इज नोन और बिलीव टू बी ट्रू। ठीक है, कि ये सच है, उसमें हम जो है अपने जो है वैलिडेशन को जो है हम उसमें ऐड ऑन करते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल नीचे मैंने ऐड की थी, रिसर्च क्वेश्चन मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू अ लॉजिकल सीरीज। अब देखें ये एक ब्रॉडर एस्पेक्ट, ठीक है ना, ब्रॉडर एस्पेक्ट में भी मैंने कहा ना आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है वो ब्रॉडर से नैरो की तरफ आना चाहिए, यानी कि शुड बी कंसाइज। ठीक है, ब्रॉडर एस्पेक्ट्स। अच्छा, व्हाट कैन बी, तो ये आपका जो है ब्रॉडर रेंज में और इसमें नैरो में ये फर्क होता है। ठीक है ना, मैं इसको दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि जब हम अपनी कोई भी रिसर्च नैरो या फिर उसको हम जो है एक कस्टमाइज में करते हैं, तो इट वुड बी मोर कन्वीनियंट रादर देन द ब्रॉडर एस्पेक्ट। ठीक है ना, कि हम जब अपने जो रिसर्च क्वेश्चंस को नैरो डाउन करके कस्टमाइज करके उसको एक इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाते हैं, तो हमारा टाइम भी उसमें कम कंज्यूम होता है, हमारी जो है तमाम रिसोर्सेज एनर्जी एक पॉइंट पर फोकस होती है। ठीक है, कि हमें इस पॉइंट पर जो है लगकर काम करना है रादर देन कि हम एक बड़े ऑब्जेक्टिव को लेकर उसको जो है टारगेट करें। ठीक है, तो आपके जो रिसर्च को जो है नैरो डाउन करना है मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा, अब एक ये बात है कि फाइनल क्राइटेरिया फॉर अ गुड रिसर्च क्वेश्चन। अब ये FINER, अब ये FINER फाइनल है, बट इससे क्या चीजें बन रही हैं अब वो हम देखते हैं। फाइनल, F डिनोट टू फिजिबल। फिजिबल क्या, educate number of subjects, educate technical expertise, affordable in time and money, manageable in scope। फिजिबल, फिजिबिलिटी क्या है? ठीक है ना, फिजिबिलिटी यानी कि हम उसको किस तरीके से इजीली मैनेज कर सकते हैं। एडुकेट नंबर ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स जो आपके नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे। ठीक है ना, कितने नंबर ऑफ सैंपल्स आपने, कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आपने रखे हैं, आपने 5000 सैंपल्स रखे हैं, तो इट कुड बी मोर डिफिकल्ट। ठीक है ना, तो आपने एडुकेट नंबर रखा है, एडुकेट टेक्निकल एक्सपर्टीज रखी है, क्या चाहिए, ये चीजें हम इसमें जो है प्रैक्टिकली हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे। राइना कि हम जो है इसमें दुनिया भर के जितने प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं उसको हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो इट कुड बी मोर डिफिकल्ट और मोर अनअचीवेबल। अफोर्डेबल इन टाइम एंड मनी। ठीक है ना, कि आपका टाइम हम उसमें कितनी हद तक इसमें जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, और मनी। फिर मैनेजेबल इन स्कोप, कि आपके काम का स्कोप क्या है। ठीक है, तो दिस इज अंडर इन द फिजिबल एफ। फिर हम अब जब आते हैं आई में, आई मीन इंटरेस्टिंग। ठीक है ना, गेटिंग द आंसर इंट्रिग्स इन्वेस्टिगेटर पीयर्स एंड कम्युनिटी। इन्वेस्टिगेटर जो आपके रिसर्च को इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं, वो चाहे आपका एमफिल का थीसिस हो, चाहे आपका PhD का थीसिस हो, जो आपके इन्वेस्टिगेटर्स हैं जो आपके काम को आगे जाकर अप्रूव करने जा रहे हैं, उनके लिए वो किस हद तक आपका काम इंटरेस्टिंग है, या जो आपके पीयर्स हैं, जो आपके जो है कुलीग्स हैं, जो आपकी स्टडी को
आगे जाकर पढ़ने जा रहे हैं, या फिर उसके बाद आपकी जो एक इम्पोर्टेंट कम्युनिटी है, ठीक है ना। मैंने कहा ना कि जो है हमारा हमारी कोई भी रिसर्च वो कम्युनिटी बेस्ड होनी चाहिए, तो उससे हमारी कम्युनिटी को क्या फायदा हो रहा है, ठीक है ना। तो उसको इंटरेस्टिंग बनाना है हमें इन तीनों लोगों के लिए। हमारे लिए तो वो इंटरेस्ट, उसमें इंटरेस्ट होना ही होना है, ठीक है ना। हम जब बहुत सारे हमारे मेरे पास ऐसे जो रिसर्च स्टूडेंट्स होते हैं जो मुझसे जो है थ्रू सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पे पूछ रहे होते हैं, जो मेरे अपने स्टूडेंट्स, कि मैडम हम कौन सी फील्ड चूज करें, हम कौन सी जो है फील्ड में जाएं, या हम किस फील्ड में रिसर्च करें। तो मैं सबसे पहले यही कहती हूँ कि देखिए, अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, इट इज द मोस्ट वैलिड थिंग। अगर आपका इंटरेस्ट बायोमेडिकल में है तो आपको बायोमेडिकल की फील्ड में, अगर आपका इंटरेस्ट एनवायरमेंटल साइंस की तरफ है, अगर आपका इंटरेस्ट मैक्रो की तरफ है, अगर आपका इंटरेस्ट जो है इंजीनियरिंग की तरफ है, तो आपको उसी में ही आपको अपना जो है अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करना है। क्योंकि जब तक आपका, क्योंकि देखिए रिसर्च एक ऐसी चीज है जो आपके इंटरेस्ट के साथ ही आप उसको बेहतर से बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आप जबरदस्ती कर रहे हैं, या आपके ऊपर बस एक होता है ना कि बस जबरदस्ती का वो काम करना है, तो आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप या उसको जो है उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं अनटिल कि आपकी उस चीज में इंटरेस्ट हो, ठीक है ना। तो अपना तो इंटरेस्ट होना उसमें जो है लाजमी है, बट उसके बाद आपके इन्वेस्टिगेटर का, आपके पीयर्स का, आपके जो कोलीग्स का, और फिर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कम्युनिटी का इंटरेस्ट उसमें देखना सकते हैं। अब उसके बाद एन क्या है, नॉवेल, नॉवेलिटी। आपके रिसर्च क्वेश्चन में, आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी में नॉवेल्टी होनी चाहिए, कंफर्म्स, रिफ्यूज और एक्सटेंड प्रीवियस फाइंडिंग्स, ठीक है ना। या तो आप उसको जो है जो भी आपने जो आप अगर आप कोई जो है कॉन्सेप्चुअल रिसर्च कर रहे हैं, जिससे आपने किसी के जो है कॉन्सेप्ट को आप जो है रिव्यू कर रहे हो, तो उसमें आप देखोगे कि जो है उसमें किस हद तक जो है आप उसमें अपनी अपनी जो है अपनी राय रख सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें जो है नॉवेल्टी इज अ मेन इम्पोर्टेंट। इसके बाद ई क्या है, एथिकल। मैंने पहले भी कहा कि एथिकल कंसिडरेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, अमेनेबल टू अ स्टडी दैट इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड विल अप्रूव, ठीक है ना। जो हमारे पास तमाम इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज में एक एथिकल बोर्ड रिव्यू होता है, ईआरबी मौजूद होता है, जो हमारे जो है काम को एक जो है अप्रूव करता है कि ये काम एथिकली स्टैंडर्डाइज है, यह काम आप एथिकली कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आर, आर इज डिनोट टू रिलेवेंट, रिलेवेंसी होनी चाहिए टू साइंटिफिक नॉलेज, टू क्लिनिकल एंड हेल्थ पॉलिसी, टू फ्यूचर रिसर्च, ठीक है ना। रिलेवेंसी आपकी डिपेंड कर रही होती है कि भाई उसमें वही बात आ गई कि आपकी जो है कम्युनिटी को क्या, उससे जो है उसकी जो है रिलेवेंसी क्या है, साइंटिफिक नॉलेज क्या है, ठीक है ना। क्या काम आप जो है इंटरप्रेट करके दे रहे हैं, आपने इतना, आपने इतने जो है रिसोर्सेज इस्तेमाल कर लिए, इतना टाइम आपने कंज्यूम कर लिया, इतने इतना मनी आपने इतने इसमें जो है आपने इन्वेस्ट कर लिया, तो साइंटिफिक नॉलेज क्या थी, क्लिनिकल एंड हेल्थ पॉलिसी क्या आपने उसमें जो है डिफाइन की, या फिर फ्यूचर रिसर्च में उसमें कितने चांसेस है। ये नहीं कि आपने कहा कि नहीं भाई अब तो ये मैं फर्दे आखिर था, मैंने इस पर जो है रिसर्च कर ली, अब ये वाइंड अप, ये चैप्टर क्लोज हो गया, है ना। इट डजंट लुक लाइक दिस। आपको जो है फ्यूचर रिसर्च के कौन से आपने इसमें डोर्स ओपन किए कि आगे आने वाली जनरेशन या आगे आने वाली रिसर्चर्स के ऊपर मजीद रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फाइनल या तो पूछ सकते हैं FINER, एफ फिजिबल, इंटरेस्टिंग, नॉवेल, एथिकल, रिलेवेंट, ठीक है ना। अच्छा, अब एक और चीज है, फॉर्मेट टू यूज इन द डेवलपमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन, पीको। पीको, हम इसको जो है पीको कहते हैं, ठीक है। पीको फॉर्मेट, कंसीडर द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, द इंटरवेंशन बीइंग स्टडीड, द कंपैरिजन ग्रुप, और टू व्हाट इज द इंटरवेंशन बीइंग कंपेयर्ड टू, और द आउटकम ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्या है, कंसीडर द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कि आपने जो है जो आपने जिस आप जहाँ से सैंपल कलेक्ट कर रहे हो, जो आपके टारगेट ऑडियंस है, जो आपकी टारगेट पॉपुलेशन है, उसका जो है इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। पी फॉर पॉपुलेशन, आई फॉर इंटरवेंशन, बी स्टडी, किस तरीके से आप उसको जो है इंटरवीन करते हुए आप उसको जो है तमाम अपनी स्टडी को जो है कंप्लीट करें। सी फॉर है कंपैरिजन, कंपैरिजन ग्रुप में आपने जो है कितने जो है ग्रुप के बीच में जो है कंपैरिजन किया, फिर आपका जो है इसमें आउटकम क्या आया। अच्छा, इसके बाद एक और चीज होती है हाइपोथेसिस। अभी मैं आपको हाइपोथेसिस बता रही थी कि हाइपोथेसिस है किस तरीके से हम इसमें जो है अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी में हाइपोथेसिस हम उसको जो है रखते हैं। हाइपोथेसिस इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस
that predicts the results of a research study based on existing scientific knowledge and stated assumptions। ठीक है कि हाइपोथेसिस क्या है कि एक चीज हमने जो है हाइपोथेसिस कर ली, हमने एक तरीके से अपना जो है डिक्रेटिव सेंटेंस बना दिया जो आपके जो है रिजल्ट्स को जो है प्रिडिक्ट कर रहा है, और या फिर जो है अपना रिसर्च स्टडी फेस कर रही है आपकी साइंटिफिक एग्जिस्टिंग नॉलेज पर। ठीक है ना। इट इज अ प्रिडिक्शन दैट आंसर द रिसर्च क्वेश्चन, कि ये आपका हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस में मफरूजा हमको एक चीज अपनी जो है एक उसमें जो है एक हाइपोथेसिस डिक्लेयर कर देते हैं, डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है ना। फिर उसी के तहत हम जो है अपने जो है रिसर्च क्वेश्चंस का जो है आंसर हम चूज करते हैं अपने जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी। इट स्पेसिफाइज a relationship between two or more variables। वेरिएबल्स से मैंने कहा कि डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, जेंडर बेस्ड हो सकता है, सीजनल हो सकता है, एरिया वाइज हो सकता है, जैसे कॉल डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है ना कि आपने कितने वेरिएबल्स लिए। Just like examples, patients who receive medication counseling will have greater adherence to the medication regime। ठीक है ना। इसमें क्या था आपके पास वेरिएबल्स क्या है, मेडिकेशन, काउंसलिंग एंड एडरेस। ठीक है ना कि उन्होंने जो है किस हद तक जो है मेडिकल मेडिकल यानी कि मेडिकेशन काउंसलिंग ली है, और वो उसमें किस हद तक जो है एडहेयर रहे हैं। ठीक है। तो ये आपके टू वेरिएबल्स आपके इसमें जो है रिसर्च क्वेश्चन में मौजूद है। It involves a prediction that a program or a treatment will cause or otherwise be related to a specific outcome। कि आपका आउटकम क्या है ना। अब डिफरेंट टाइप से हमारे पास हाइपोथेसिस मौजूद होते हैं, ये डिपेंड कर रहा होता है, जिससे मैंने बीच वीडियो में आपकी जो जो डिफरेंट टाइप के जो रिसर्च बताए थे। अभी डिपेंड कर रहा होता है कि आपका जो है रिसर्च टॉपिक क्या है या आपका रिसर्च का क्राइटेरिया क्या है। ठीक है। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होता है, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होता है, रिसर्च हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, सिंपल हाइपोथेसिस या कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या है, इन वन दैट स्पेसिफाइज not only the existence but the expected direction of the relationship between variables। ठीक है ना कि जो है आपके पास डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स मौजूद है, उसके बीच में जो है डायरेक्ट जो है एक रिलेशन क्या है। Just like example, higher the anterior overjet, higher the chances of anterior teeth fracture। ठीक है ना। तो क्या है इसमें जो है हमने जो है दोनों का कंपेयर रखा है, दोनों के जो है दोनों वेरिएबल्स क्या है। एक वेरिएबल क्या है एंटीरियर, एक वेरिएबल क्या है आपका एंटीरियर ओवरजेट हाई होगा तो आपके जो है एंटीरियर टीथ फ्रैक्चर के चांसेस भी हाई हो जाएंगे। ठीक है। तो दीज आर टू वेरिएबल्स। तो ये डायरेक्शन हाइपोथेसिस होती है। Hypothesis is direction because there is an explicit prediction that there is a high chance of anterior teeth fracture in people with high anterior overjet। ठीक है ना। तो इसमें दो जो है हाइपोथेसिस आपका जो है डायरेक्शन है, क्योंकि इसमें आपने क्या क्या है प्रिडिक्ट किया है कि अगर एक चीज हाई होगी तो दूसरी चीज भी अल्टीमेटली हाई हो जाएगी। इसके बाद क्या होता है नॉन डायरेक्शन हाइपोथेसिस डजंट स्टिपुलेट द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप। इसमें जो है आपके पास जो दो आपके पास उसमें आपके पास वेरिएबल्स मौजूद हैं उसमें जो है रिलेशनशिप डजंट जो है डायरेक्ट नहीं होता। Just like example, there is an association between the degree of anterior overjet and anterior teeth fractures। इसमें क्या इसमें हमने क्या किया hypothesis predicts that anterior overjet and anterior teeth fracture are related। ठीक है ना, दोनों आपस में रिलेटेड हैं, बट दे डू नॉट स्टिपुलेट। ठीक है ना, बट ये एक दूसरे को स्टिपुलेट नहीं नहीं कर रहे। ठीक है ना, एक दूसरे को जो है वो नहीं कर रहे कि अच्छा अब एक चीज हाई होगी तो दूसरी चीज भी जो है इसमें हाई हो जाएगी। ठीक है। तो ये हम कहलाते हैं नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। फिर एक होता है रिसर्च हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस में हम क्या करते हैं, उसको हम जो है सब्सटेंसिव या साइंटिफिक हाइपोथेसिस भी कहते हैं। Are statements of actual expected relationship between variables and which indicate researchers true expectations। ठीक है कि अगर हम जो है इसमें जो भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं उसमें हमारे पास वेरिएबल्स और जो जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके बीच में जो है इंटरलिंक मौजूद होता है। जैसे एग्जांपल, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डेली इंटेक ऑफ रिफाइंड शुगर्स एंड डीएमएफटी स्कोर्स इन चिल्ड्रन। ठीक है ना कि अगर जो है चिल्ड्रन अगर डेली रिफाइंड शुगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनमें डीएमएफटी का स्कोर जो है वो बहुत हाई हो जाता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या है आपके पास जो है डायरेक्ट एक्सपेक्टेशंस मौजूद है। अच्छा, नल हाइपोथेसिस का मैंने बीच में आपको एक बार बताया था कि इसमें हम जो है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस करते हैं। इसमें क्या है देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसमें दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई भी जो है
यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इसके बीच में कोई भी इंटरलिंक मौजूद नहीं होता। एग्जाम्पल क्या है, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन डेली इंटेक ऑफ रिफाइंड शुगर एंड डायबिटीज स्कोर इन चिल्ड्रन। दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। डिपेंडेंट क्या था इसमें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है, डेली इंटेक ऑफ फ्रेंड शुगर, रिफाइंड शुगर। और डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है, जो 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 डिपेंड कर रहा था उस पर डेली इंटेक पे चिल्ड्रन, ठीक है ना। उनके बीच में कोई भी जो है बीच में इंटरलिंक मौजूद नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस, जिसमें हमारे पास में किसी भी किस्म के जो है वेरिएबल्स या फिर उसमें जो रिलेशनशिप देखने को नहीं मिला। एक होता है सिंपल हाइपोथेसिस। सिंपल हाइपोथेसिस कैन प्रिडिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अ सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। एक इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो आपको जो है उसको ओवरलैप कर रहा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। द लोअर द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन, द हायर इज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है ना। सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन। जबकि सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है ना। कि रिस्क ऑफ इन्फेक्शन जो है आपका, वो जो है उसमें आपको जो है ज्यादा कहना चाहिए कि जो है उसमें आपको ज्यादा जो है उसमें आपको उसकी जो है वो मिल रही है कि वो आपस में जो है डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक और आता है कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस में क्या होता है, इट कैन प्रेडिक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें एक से ज्यादा आपके पास जो है वेरिएबल्स मौजूद होते हैं। There is a difference in the effect of Durafat and fluorophore protector vanishes on the dental caries incident, ठीक है। जिसमें आपके पास एक या एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा डिपेंडेंट जो है आपके पास वेरिएबल्स मौजूद होते हैं जो जैसे इसमें क्या है, इसमें इंडिपेंडेंट जो है वेरिएबल्स क्या है, ड्यूराफेट एंड फ्लोरोफैक्टर फैक्टर, ठीक है ना, वार्निशेस, ठीक है। लेकिन इसमें जो है डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डेंटल कैरीज, ठीक है। तो ये इस पर जो है ये इफेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम मैं आप उन लोगों से जिक्र करी थी पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन मींस क्या, सैंपल साइज के सैंपल साइज में बार बार डिस्कस करी थी कि सैंपल साइज क्या होना चाहिए, या फिर इसमें जो है पॉपुलेशन हम कैसे रिसर्च क्वेश्चन में या रिसर्च मेथडोलॉजी में हम इसको डिफाइन करें। Population can be defined as entire group or whole unit of individuals having similar characteristics from which the result of an investigation can be inferred. ठीक है ना। पॉपुलेशन मीन्स क्या हो गया कि आप कौन सी कम्युनिटी को अपने जो है रिसर्च में इंक्लूड कर रहे हैं, वो आपका सैंपल कम्युनिटी क्या है, ठीक है ना। तो वही आपका आपकी जो है पॉपुलेशन है, ठीक है। इंडिविजुअल्स, कौन से इंडिविजुअल्स आप यूज कर रहे हो, ठीक है ना। अगर मैं डायबिटिक फुट इन्फेक्शन दे रही हूँ तो मेरे जो पॉपुलेशन होगा वो मेरे ऐसे ऐसे पेशेंट होंगे जो डायबिटिक फुट इन्फेक्शन के पेशेंट होंगे, ठीक है। The larger group from which individuals are selected to participate in a study, ठीक है ना। कि जो अगर मेरे पास 250, सपोज मैं जो है दोनों में जो है कंपैरिजन चेक कर रही हूँ कि डायबिटिक फुट इन्फेक्शन जो है उनमें जो है वो मॉर्बिडिटी का जो है रेशियो कितना होता है, और जो नॉन डायबिटिक फुट इन्फेक्शन होते हैं जिनको सिर्फ डायबिटीज होती है, फुट इन्फेक्शन नहीं होता, उनमें कोमोर्बिडिटी का फैक्टर कितना है। कोमोर्बिडिटीज में भी शायद आप में से बहुत सारे मेडिकल फील्ड के ना हो, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। कोमोर्बिडिटी मीन्स ये होता है कि एक से ज्यादा बीमारियां, जैसे अगर किसी एक शख्स को डायबिटीज भी है, हाई ब्लड प्रेशर भी है, एस्थमा भी है, कोई अगर जो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी है, तो इसको कोमोर्बिड, ठीक है ना। एक से ज्यादा ऐसी बीमारियां जिसमें वो इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो कोई ऐसा मैंने दो ग्रुप लिए, ठीक है ना। बट मेरा जो लार्जर ग्रुप है वो मेरा वो ग्रुप है जो ऐसी ऐसी पॉपुलेशन है जिनको जो है डायबिटिक फुट इन्फेक्शन है विद कोमोर्बिड फैक्टर्स, ठीक है। तो वो मेरे जो है मैं उनको जो है अपने अपने पॉपुलेशन में काउंट करूँ। It is not possible from a resource perspective to study all the members of a population for a research project, ठीक है ना। अब अगर कराची में या अगर मैं सिर्फ गुलशन में बात करूं कि मैं गुलशन के एरिया में, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू इन्वॉल्व ऑल ऑफ द पेशेंट
which is going through the diabetic food infection। ठीक है ना, तो मैं इसमें जो है एक नंबर सेलेक्ट कर दूंगी, एक नंबर सैंपल साइज जिसे मैं नाम दूंगी। ठीक है कि मेरा सैंपल साइज ये है। अब भले मेरी सराउंडिंग में, मेरी कम्युनिटी में 5,000 के करीब भी अगर लोग हों तो इट डजेंट मैटर, मुझे सिर्फ 500 सैंपल्स कलेक्ट करना है। ठीक है। Therefore, a sample is chosen from that population which represent the entire population। और मेरे वो 500 पॉपुलेशन, 500 नंबर ऑफ सैंपल्स पूरे मेरे इंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है कि मुझे ये नहीं करना कि मैं देखूंगा अच्छा दुनिया भर में, अगर जैसे आप लोगों ने देखा होगा रिसर्च होती है, ठीक है ना, कैंसर की दुनिया भर में जो है ब्रेस्ट कैंसर की का रेशो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है, और फीमेल में सबसे ज्यादा डेथ जो है ब्रेस्ट कैंसर की वजह से होती है। तो एक एक पेशेंट को नहीं देखा गया, नहीं देखा जाता। जब हम आप लोग देखते होंगे ना, डिफरेंट सर्वे रिपोर्ट्स आ रही होती हैं टीवी में, न्यूज में, कि अच्छा कैंसर का के जो है सर्वाइकल कैंसर हो गया, लंग लंग कैंसर हो गया, इसमें इस जगह इतना ज्यादा। तो एक एक पेशेंट को नहीं देखा जाता, एक पूरा उसका जो है ओवरव्यू दिया जाता है, देखा जाता है इस कम्युनिटी में इतने इतने पेशेंट है। तो मैं पूरा उसके फिर स्टेटिस्टिक्स के जरिए उस पूरी फिर इंटायर पॉपुलेशन को उसमें फिर एड ऑन कर दिया जाता है। ठीक है। तो ये हम जो है पॉपुलेशन इस तरीके से हम जो स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब है सैंपल। Sample is defined as a group of representatives selected for a study whose characteristics exemplary the larger group from which they are selected। अब मैंने जो है अपने पॉपुलेशन में से मैंने जो है the number of samples choose कर ली। ठीक है। If properly selected can provide meaningful information about the entire population। अब मैं अगर 500 के करीब भी डायबिटिक फुट इन्फेक्शन पेशेंट्स के मैं अगर सही से डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, तो वो आपके जो है तमाम इंटायर पॉपुलेशन को जो है डिनोट करेंगे, उसको जो है रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है ना। A sample can be large or small depending on the research to be done। ठीक है, मैंने शुरू में ही कहा था कि ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपका पास टाइम पीरियड क्या है, आपके पास जो है रिसोर्सेज क्या है, आपका जो आपकी जो है लोकेलिटी क्या है, आपके पास जो है तमाम जो है जितनी भी तमाम चीजों को आपका रिसर्च डिजाइन को मद्देनजर रखते हुए आप अपना सैंपल साइज चूज करेंगे। वो लार्ज भी हो सकता है, स्मॉल, डिपेंड। जैसे बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे लोग लोग काम कर रहे होते हैं, तो 10-10 साल 20-20 साल एक ही जो है रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उनके सैंपल साइज जो है लार्ज होते हैं और वो एक ही जो है प्रोजेक्ट को लेकर सालों साल तक चल रहे होते हैं। ठीक है। तो ये भी जो है पॉसिबल होता है। और अगर आपका स्मॉल प्रोजेक्ट है, आपको 1 ईयर में 6 मंथ्स में कंप्लीट करना है, तो इट कुड बी स्मॉल नंबर ऑफ सैंपल। A large sample usually provides most accurate representation of the population and increases the accuracy of the data collected। आपने जो डेटा कलेक्ट किया है वो आपके पास जगह जितने अगर नंबर ऑफ सैंपल्स है, अगर आप लोगों ने जो एमएस में या फिर पीएचडी में रिसर्च की होगी, तो उसमें ये नहीं कि हम 10 सैंपल पे काम कर रहे हैं तो आपका डेटा कलेक्ट सही तरीके से नहीं होगा। आप जब अपना डेटा कंपाइल कर रहे होगे तब वो आपकी जो है पूरी कम्युनिटी को, उस पूरी कम्युनिटी को जो है रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है ना, जितने आपके नंबर ऑफ साइज इंक्रीज होगा वो आपके जो है रिसर्च को कंपाइल करने में, उसके जो है उसको जो है इंटरप्रेट करने में आपको आसानी होगी। अच्छा, आइडियल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है सैंपल्स की? एफिशिएंसी। ठीक है ना, कि आपको जो है इट इज द एबिलिटी ऑफ अ सैंपल टू यील्ड द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन, कि जो आपके पास जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिल जाए। रिप्रेजेंटेटिवनेस, ठीक है ना, कि आपको जो है किस तरीके के आप उसको जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। A sample should be representative of the parent population so that interferences down from the sample can be generalized। ठीक है ना, वो पूरे आपके जो है कम्युनिटी को जो है रिप्रेजेंट करे। मेजरेबिलिटी, किस हद तक आपको उसको जो है मेजर करना है। द डिजाइन ऑफ द सैंपल should be such that valid estimates of its variability can be made। That is, the investigator should be able to estimate। ठीक है ना, कि इसको आपको कैसे जो है मेजरेबल फॉर्म में लेकर आना है। और साइज, ये डिपेंड करता है आपके जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी पे, रिसर्च डिजाइन में। A sample should be large enough to minimize sample variability and to allow estimates। ठीक है, जो अभी आपकी जो है पॉपुलेशन का एक जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेड विद मेजरेबल प्रिसीजन। ठीक है ना, क्या उसको जो है प्रिसाइज होना है, ये नहीं कि यहाँ वहां से आप जो है डिफरेंट आपने जो है डिफरेंट एलिमेंट उसमें जो है बीच में लाके जोड़ दिए। प्रिसाइजली वर्क करना है, टू दी पॉइंट। फिजिबिलिटी, ठीक है ना, फिजिबल क्या है आपके लिए?
कि लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स फिजिबल हैं या शॉर्ट या स्मॉल नंबर ऑफ सैंपल्स, ये डिपेंड कर रहा होता है। और फिर वो इकोनॉमिकली किस हद तक जो है मैनेजेबल है। The sample design should be such that it should yield the desired information with appreciable savings in time and cost with least sampling error। ठीक है ना, ये नहीं कि आप आपने बहुत ज्यादा जो है सैंपल अपना नंबर ऑफ सैंपल्स वहां पर डिफाइन कर दिए, फिर आप जब सैंपल कलेक्शन करने बैठे, डेटा कलेक्शन बैठे हैं, तो आपका सैम्पलिंग एरर आ गया। ठीक है ना, कि आपने बहुत जो है आपके पास सैंपल्स नहीं आपको मिले, आपके पास जो है पॉपुलेशन नहीं थी वो वाली, तो आपने उसमें जो है फेक डेटा इंटरप्रेट कर दिया या फेक डेटा आपने उसमें एंटर कर दिया, आपने इंटरनेट से डेटा जो है वहां से ले लिया, तो ये आपकी जो है सैम्पलिंग एरर में जो है प्रॉब्लम कर सकता है। अच्छा, ये एक चीज है कि जैसे मैं इससे पहले भी डिफरेंट अपने जो है प्रीवियस वेबिनार्स में एआई टूल्स बता चुकी हूँ। आज मैं इसको जो है बहुत ज्यादा डिटेल में लेके नहीं जाऊंगी, तो आज का मैंने ये टारगेट नहीं था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता रही हूँ कि बहुत सारे हमारे पास जो है रिसर्च टूल्स ऐसे हैं, जैसे सिमेंटिक स्कॉलर है, एलिसिट है, ठीक है ना, कंसेंसस है, रिसर्च रैबिट का मैंने बताया था। ये जो मेरे पास प्रीवियस पार्टिसिपेंट्स हैं उनके पास इसकी जो प्रेजेंटेशन होंगी। ठीक है, साइट है। अच्छा, थैंक यू सो मच। ठीक है।